अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। और आज सबीन को फाड़ दिया मेरा वैसे 2 मिनट में। यकीनन आप लोगों के भी कान में से एक आवाज होती है ना, टी। एक्चुअली मैं एनर्जेटिक हूँ, स्पेशली जो लोग अभी सोए हुए होंगे उनके लिए एकदम जो आवाज थी ना वो। ये वक्त है सोने का। वैसे सही बात है, ऑनेस्टली टाइम क्या हो रहा है, 10:04 हो रहे हैं और हाँ। अभी तक आप सब सो रहे हैं। Yes. That's very bad. तो यू शुड नॉट बी लेजी, You should be active. लाइक मी, नॉट लाइक सबीन। Really? मैं तो Why I said that? मैं घर से शो कर रही हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, अक्सर हम एक बहस कर रहे होते हैं ना कुछ हाँ। टॉपिक्स में कि अच्छा जेंडर स्पेसिफिक चीजें आ जाती हैं। तो आज जो हमारे पास मौजू है वो है सुस्त लोगों से मुताल्लिक। और उसमें पता है आपको, तो मर्द lazy होते हैं खवातीन ना। ज्यादा सुस्त नहीं, होती मर्द हैं। ज्यादा लेजी है, प्रूव करें। प्रूव कर देता हूँ। करें। सबसे ज्यादा काहिल और सुस्त अफराद की पहले बात करूंगा कि वो अफराद की बात है। पहले सुन तो लें। अच्छा, ओके। कि सबसे ज्यादा जो काहिल या सुस्त अफराद हैं वो जो बसते हैं, उसकी बात हम सबसे पहले कर लेंगे। कहाँ तो बसते आलमी हैं? इदारा सेहत है, उसकी मैं बताता हूँ ना। आलमी इदारा सेहत है और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब 80 करोड़ बालिग अफराद जिस्मानी तौर पर जो है वो ज्यादा सरगर्म नहीं रहते, थोड़े से लेजी होते हैं, एक्टिव नहीं होते। अच्छा, सबसे ज्यादा जो आप मुझसे बार बार पूछना चाह रही थी वो है एशिया पैसिफिक रीजन में, इस खत्ते में, और उनकी शरह है 48%, 48%। जनूबी कोरिया, जापान की बात कर रहे हैं, सिंगापुर की बात की जाए, हाँ। जिस जो ममालिक है वहां पर आप सबसे ज्यादा काहिल और सुस्त। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर हम देखें, जनूबी एशिया का खत्ता है जहां पर हम रहते हैं, जिसके 45% जो है वो अफराद काहिल हैं, करार दिए गए हैं। इस खत्ते में पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, अफगानिस्तान है। अच्छा, तीसरे नंबर पर हैं 28% के साथ मगरबी ममालिक। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बुनियादी बात मैं करना चाहता था, जिसमें सबीन कहती है प्रूफ करें, रिपोर्ट के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, पता नहीं कौन सी रिपोर्ट। अच्छा, अब कहती कौन सी रिपोर्ट है? इस रिपोर्ट के मुताबिक ना माने अब बताएं। 19% जो है वो मर्द हैं, सुस्त हैं। अच्छा। और 34%, 34% खवातीन बैठी रहती हैं, लेटी रहती हैं, वक्त गुजारती हैं, काहिल हैं, सुस्त हैं। ये तो पता नहीं, इस रिपोर्ट के मुताबिक। मैं देखना चाहती हूँ ये कौन सी रिपोर्ट है जिसमें पहली बातें बिल्कुल ठीक मुझे लग रही है, आखिर वाली इतने घर के काम करती हैं खवातीन, स्पेशली ये जिस रीजन की आपने बात की है, यहाँ पर क्या ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो खवातीन की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं घर के अंदर। हाँ, वो काउंट नहीं होते ना कामों में कि आप अगर बैठ के खाना बना रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को चैलेंज करना चाहती हैं? मैं आई डोंट वांट टू चैलेंज, लेकिन एट द सेम टाइम मैं रिपोर्ट होती है, मैं कुछ नहीं कर रहा। वैसे एक और सबूत दूं आपको, देखिए मैं कितना एक्टिव। रिपोर्ट में जिस तरह बताया कि मर्द एक्टिव होते हैं, मैं आज वेदर खुद बताऊंगा क्योंकि आप आज जरा लेजी हैं। प्लीज आज काम कर रहे हैं, शुक्र है आज काम कर रहे हैं। मैंने कहा मैं ज्यादा एक्टिव हूँ इस टीम में भी। तो सबसे पहले मौसम में आपको इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है, कम से कम 23 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। 30 ही बताया नाज़रीन मैंने आपको, कम से कम 23 और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस्लामाबाद बात करते हैं लाहौर की, कम से कम 24 और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर भी बारिश हो रही है। बात करते हैं कराची की, कम से कम 27 और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। बात करते हैं पेशावर की, कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। बात करते हैं कोयटा की, कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। बादल हैं लेकिन बहरहाल बारिश नहीं हो रही। पूरे मुल्क में तकरीबन बादल या बारिश जैसी सूरत हाल आपको दिखाई देगी, राइट? बिल्कुल ऐसी है। शुएब, कल जो इतना खूबसूरत एक मंजर था उसके बारे में अगर ना बात करें तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद का मंजर जस्टिस नहीं होगा। What a color it was. क्या जबरदस्त कौसे कज़ा थी, वाह, क्या जबरदस्त रेनबो थी कि वो जो प्रॉपर एक आर्क बनी आपको दिखाई देती है ना, वो बड़ा कम आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हाँ, मॉनसून में आप देखते तो कि हाफ आर्क आपको नजर आ रही होती है। अच्छा, आर्क आप देखें डबल है, पहले एक आपको बहुत वाइब्रेंट सी एक रेनबो, उसके ऊपर एक और आपको लाइट सी रेनबो नजर आएगी। और क्या खूबसूरत आसमान था कल, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर शख्स जो है वो उसे बाहर निकल कर आपने देखी थी या तस्वीरों में देखी थी? मैंने देखी थी, ऑब्वियसली तस्वीरों में नहीं देखी थी। हमारे ऑफिस के बाहर की अगर बात की जाए, हम अपने ऑफिस के बाहर, हम न्यूज के ऑफिस के बाहर आपको दिखा रहे हैं। कितने बजे थी सबीन ये जो मंजर, ये कितने बजे का मामला है? ये शाम का मंजर था। कितने बजे अंदाजन कितने बजे? शाम का मंजर था। तो नाज़रीन ये सो रही थी, मैं आपको बता देता हूँ, ये शाम का वक्त था। हाँ बताएं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये तकरीबन 6 बजे के आसपास। कहने वाली थी
आई वाज अबाउट टू से कि अराउंड 5 और 6 एग्जैक्टली तो नहीं आपको याद रहता ना, लेकिन 5 या 6 के दिन कल एक ट्रैक पे हम वॉक करने गए थे इसलिए इत्तेफाकन देख ली, वरना मैं भी घर के अंदर होता शायद मैंने तो देखी थी, मुझे पता था क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी एकदम से आना शुरू हो गई, आई थॉट कि नो लेट्स एंजॉय और इन चीजों को आप विटनेस करें। सुस्त नहीं होना, अपने बिस्तर से उठें, उसके बाद बाहर जाएं और उसके बाद ये कुदरत के हसीन नज़ारे ना उनको सेलिब्रेट करें, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त आपने बात की है। चलें तो हमने बात कर ली मौसम की और बात कर ली हमने कौसे कज़ा की, बढ़ते हैं आगे और कुछ और खबरें शामिल करते हैं और बात करेंगे हम नेदरलैंड्स की, जहां पर सुर्ख बालों वाले अफराद का मेला सज चुका है। इस मेले, जी हाँ, सुर्ख बालों वाले अफराद का मेला आपको दिखा रहे हैं विजुअल भी, और इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। खूब हल्ला गुल्ला यहाँ पर हो रहा है। मेले में शरीक अफराद ने एक ऐसा मुनफरद और खुशगवार तजुर्बा इसे करार दिया कि वो कहते हैं कि एक ही जगह पर इतने ज्यादा सुर्ख बालों वाले अफराद का जमा होना बहुत खूबसूरत भी है। कितने लोग इनमें से शुएब होंगे जो कि इस फेस्टिवल के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ अपने सर को डाई कराते हो, अपने बालों को डाई करवाते होंगे रेड कलर का। जस्ट इमेजिन। रेड तो नहीं लग रहा, रेड ही इसको रेड बोलते हैं आप खवातीन से, मतलब ब्लॉन्ड रेड में ही आता है ना, आप रेड कलर कहते हैं तो प्रॉपर वाला रेड तो बड़ा कम ही आ रहा होता है, यही कलर होता है। नेचुरल नहीं होता उन लोगों का, कुछ का जाहिर है नेचुरल होता है। हमारे यहाँ आप अगर मेहंदी लगा लें सर के ऊपर तो ये कलर आपका निकल आता है। तो हमारे यहाँ होना चाहिए ना मेहंदी का मेला। नहीं देखिए नेचुरल उसमें जाए ना, मतलब डाई का जो कलर होता है बाजू का आपको हर किसी को सूट भी नहीं कर रहा होता है। मेहंदी तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो जाहिर है अगर आप वो करें तो ये तो हम सारे ऑब्वियसली देखा जाए तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं पाकिस्तानी। तो वैसे यहाँ पे भी ऐसा मेला होना चाहिए, जो आपने मेहंदी की बात की, मेहंदी लगे हाथों का मेला या मेहंदी लगे बालों का मेला। मेहंदी के स्टॉल्स की तो हमने बात की थी कि जो हाथों पे लगा रहे होते हैं, अब ये हो कि बाल पे लगा के आप उसके बाद यहाँ पर तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी तादाद होगी, इससे कई ज्यादा क्योंकि मेहंदी सर पर बालों पे लगाने का रुझान बहुत ज्यादा है। अच्छा, वैसे ये जो मेले की हम बात करते हैं ना, ये रौनक की हम बात करते हैं, हल्ले गुल्ले की हम बात करते हैं, रश की हम बात करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जैसे टूरिज्म से जुड़े स्पॉट्स जहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं और उस जगह को रौनक बख्शते हैं। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे होते हैं या कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर इसको इतना इंकरेज नहीं किया जाता। वो ये राय रखते हैं कि जहाँ पर रश होता है, जहाँ पर हुजूम होता है, जहाँ पर बहुत लोग आते हैं, कुदरती हुस्न जो है वहाँ पर वो खराब हो जाता है, बर्बाद हो, क्योंकि जाहिर है लोग ख्याल भी नहीं रख रहे होते। पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, आप पोल्यूट करके जाते हैं उस एरिया को, वो नेचुरल जो उसकी एक ब्यूटी है ना वो खत्म हो जाती है। वाकई बात सच है। तो स्पेन में एहतजाज हुआ इससे मुताल्लिक कि भाई जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत रश हो रहा है, ट्रैफिक कंजेशन बहुत बढ़ चुका है, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। अब शहरों ने एहतजाज किस तरीके से किया कि एक गांव है स्पेन का जहां पर सयाहों को साहिल तक जाने से रोकने के लिए एहतजाज किया गया। ये देखें ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, मुसलसल वो क्रॉस कर रहे हैं ताकि गाड़ियाँ ना गुजर सकें, वो साहिल की तरफ टूरिस्ट ना जा सकें। तो ये वहाँ के शहरी एहतजाजन इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग में मुसलसल उसे क्रॉस कर रहे हैं ताकि गाड़ियाँ रुकी ना। लंबी कतार लग गई वहाँ पर गाड़ियों की। फिर कुछ ड्राइवर्स ने सोचा कि लंबा रास्ता लेते हैं लेकिन साहिल तक ज़रूर जाते हैं। तो दैट्स हाउ दे प्रोटेस्टेड। लोगों को मना करेंगे आने से। वो कह रहे हैं कि आप इसकी खूबसूरती को तबाह कर रहे हैं, साहिल में इतने ज्यादा लोगों का एक जाना। क्या करें फिर, मतलब मैं ठीक है लोगों के एक उनका एक पर्सपेक्टिव है, उनके सेंटिमेंट्स अपनी जगह पर, एट द सेम टाइम थोड़ा सा अगर सोचे तो क्या करें। वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सेट कर देना, वहाँ पर आप जो है वो मॉनिटरिंग बढ़ा दें कि ठीक है आप मॉनिटर कर रहे हो कि किस तरह से आपने बेसिकली क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं, डूज एंड डोंट्स। आप जगह को नहीं बंद कर सकते। सर पाकिस्तान थोड़ी है कंटेनर लगा दिया, अब ये साहिल क्या चाह रहे हैं कि कंटेनर लगा दें साहिल तक कोई जा ना सके, और एक कंटेनर नहीं उसके ऊपर डबल हो फिर ट्रिपल। कराची में स्पेशली जब दफा 144 लोग ना हो गए बंदर हो गए पलंग। कराची में जैसे दफा 144 का नफाज होता है और कंटेनर्स लगा के रास्तों को रोका जाता है, बंद किया जाता है ताकि लोग साहिल की तरफ ना जा सकें। स्पेशली न्यू ईयर की बात हम करें, कुछ और इवेंट्स ऐसे आते हैं, या जिस वक्त हम देखते हैं हाई टाइड होती है जब लोगों को रोका जा रहा होता है, ये हम कराची की बात कर रहे हैं। तो ये आपने जरूर कहा कि ठीक है वहाँ पे इस तरह रोका जा सकता है ताकि खूबसूरती उसकी तबाह ना हो। ऐसा ही आपने सोल्यूशन बता दीजिए। स्पेन आगे बढ़ते हैं, स्पेन वालों सुन लो, आगे बढ़ते हैं। बरतानिया की बात करते हैं। अच्छा, बरतानिया में जेलों में सिर्फ 200 कैदी रखने की गुंजाइश बाकी रहेगी, बाकी सब फिल्ड। ठीक है, बरतानवी मीडिया के मुताबिक आज से पहले वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले कभी भी जेलों में कैदियों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि जगह ही कम पड़ जाए। अब जाहिर है बरतानवी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो कैदी हैं उनको जेल में रखने के बजाय पुलिस थानों में कुछ टाइम के लिए रखा जाए, सो दैट जो है स्पेस को बढ़ाया जा सके और उसके बाद उनको जेल में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा, बरतानवी वज़ीर आज़म है सर के स्टॉमर, उन्होंने खिताब में कहा है कि हुकूमत को रोज़ाना जेलों की सूरत हाल को देखना पड़ता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हम मज़ीद गिरफ्तारियाँ कर सकते हैं या नहीं।
वो कहते हैं बहुत शर्मनाक सूरत हाल है और किसी भी वज़ीर आज़म को ऐसी सूरत हाल से नबर्दाज़मा नहीं होना चाहिए। जेलों में गुंजाइश बढ़ाने के लिए गुज़श्ता दिनों बरतानवी वज़ीर इंसाफ शबाना महमूद ने खुसूसी मनसूबे का ऐलान किया और हुकूमती मनसूबे के मुताबिक जेलों में जगह बनाने के लिए हुकूमत ने 40% जो सज़ा काट चुके हैं वो कैदी उनकी रिहाई का फैसला किया है। अब कैदियों की जो रिहाई है वो सितंबर से शुरू होगी, लेकिन जो 5,500 कैदियों को रिहा किया जाना है इसमें ऐसा कोई कैदी नहीं होगा जो संगीन जुर्म में मुलविस हो या जिनसी जराइम में मुलविस हो। माइनर क्राइम में अगर कोई मुलविस है 40% अगर वो सजा काट चुका है हाँ, तो उसके बाद उसको रिलीज करेंगे, वहाँ पे किया जाएगा। लेकिन इससे ये कितना देखा जाएगा जराइम की शरह में कितना इजाफा है वहाँ पर कि इतनी ज्यादा कि मतलब जेलें कम पड़ जाएं। एब्सोल्युटली। बढ़ते हैं आगे जी। अब बात पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की करते हैं। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का फैसला कर लिया है और इस बिल का एक मसवदा तैयार हो चुका है। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है बढ़ाई जाएगी। हुकूमती रुकन है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, उनके मुजव्वज़ा बिल के मंदरजात भी सामने आ चुके हैं। मसवदे के मुताबिक जजेस की तादाद में इजाफे से केसेस की बरवक्त समात और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। कानून साजी आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान है। नून लीग के रुकन असम्बली बैरिस्टर दानियाल चौधरी मसवदा कौमी असम्बली में पेश करेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब PTI की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हम PTI की KP में अख्तलाफात वो भी खुलकर सामने आ चुके हैं। KP काबीना में हम देख रहे हैं दो बदल सामने आई है, कुछ और ओहदे हैं जिसमें हम तब्दीलियां देख रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर आज हम स्पेशली PTI इस वक्त क्या सोच रही है, क्या राय रखती है मौजूदा हालात में, उस पर हम बात करेंगे। सभी वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। फवाद साहब, सबसे पहले मैं जलसे से मुतालिक कमेंट लूंगा आपसे, चूंकि 22 अगस्त को जलसा होना था, मुलतवी हुआ, फिर डेट आई 8 सितंबर। भरपूर तैयारियां हैं इस जलसे की, कोई रुकावट तो नजर नहीं आ रही आपको? अभी तो मुझे लग रहा है कि 8 सितंबर को तैयारियां मुकम्मल हैं, जलसा होगा और कुछ मीटिंग्स जो हुई हैं उनको रोका भी नहीं गया। तो इससे लगता यही है कि शायद हुकूमत लिहाज करेगी और इस दफ़ा PTI को जलसा करने देगी। ये एक खुशाइन बात होगी। मेरा ख्याल है जलसा करने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आएंगे, जलसा अटेंड करेंगे, वापस चले जाएंगे, इसमें कौन सी ऐसी बात है। सो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाने से तो नहीं मसले हल होते। तो मेरा ख्याल यही है कि हुकूमत को इस पर अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी, तरीके इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है 2/3 अवाम जिसके साथ खड़ी है, 4 करोड़ वोट लिया है इमरान खान ने, अब कैसे उनको बाहर कर सकते हैं। तो ये उनको बाहर करने की सोच से बाहर निकले। ठीक है, आपके मुताबिक ये है कि स्पेस देनी चाहिए सो दैट वो अपना जलसा कर सके। उनका हक है, वो उनको देना चाहिए आपके मुताबिक। अच्छा, अब खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की बात की जाए, उसमें काफ़ी चेंजेस की गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब मज़ीद तब्दीलियाँ वो भी मुतवक्को हैं। अब इख्तलाफात की वजह आपको क्या नज़र आ रही है? देखिए, मसला ये है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, उसके पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हमने कोई डेमोक्रेटिक वो निज़ाम तो बनाया नहीं हुआ। सो 18वीं आईनी तरमीम के बाद सारा पैसा चला गया चीफ मिनिस्टर के पास। चीफ मिनिस्टर आगे प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड करते ही नहीं है। जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनमें फेडरल मिनिस्टर जो है वो ताकतवर है, प्रोविंशियल मिनिस्टर जो है उसके पास तो कुछ है ही नहीं। और जो 2-4 वजीर चीफ मिनिस्टर के करीब होते हैं उनको बस वो चीफ मिनिस्टर पूछ लेता है, बाकियों को तो पूछता ही नहीं है। उसकी वजह से ये जो क्रिब है मिनिस्टर्स की और MPs की अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर, वो सारे सूबों में ही है। KP ज़रा ज़्यादा डिस्कस होता है, तो वहाँ पे भी ये मसला जो है वो है। और इमरान खान के ज़ाहिर ना होने का भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन ओवरऑल पार्टी जो है ना जी, वो तो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। वो कोई अली अमीन या आतिफ या किसी और के साथ तो उसका पार्टी उस तरह से है नहीं ना जी, तो वो तो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, ये तो हो गई PTI की बात। अब थोड़ी सियासी कशीदगी पर कमेंट दीजिएगा। इसको कम करने के लिए अगर इन हालात में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक ऑफर करते हैं PTI को कि लेट्स सिट लेट्स टॉक, क्या PTI तैयार होगी, बातचीत करेगी? PTI को बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए और कोई रास्ता ही नहीं ना। देखें ना, आप कोई बंदूकें उठा के पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकते। आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम तो पॉलिटिशियन हैं। स्पेस मिलेगी तो पॉलिटिक्स होगी ना। तो जाहिर है कि आपने बातचीत करनी है और इसको जो आगे आपने लाना है वो इस तरह से ही इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि कैसे हम पाकिस्तान में एक दूसरे को स्पेस दे सकते हैं, कैसे एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अकोमोडेट कर सकते हैं और उसके मुताबिक फिर आगे चलने की। ठीक है, जाहिर है बातचीत करेंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो बात कैसे होगी, मामलात डिस्कस कैसे होंगे, उनका हल किस तरह से निकलेगा।
अच्छा फवाद साहब, अब पीटीआई मुतालबा ये कर रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अगर बात की जाए वो भी ये कहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। आईनी रास्ता यही है और कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इस पूरी सिचुएशन पे आप क्या कॉमेंट करेंगे? सारी जो ये पार्लियामेंट है ये फॉर्म 47 के जरिए आई हुई है, अवामी उमंगों को ये रिप्रेजेंट नहीं करते और इनकी जो द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पार्लियामेंट इज अंडर क्वेश्चन। और अगर ये आके इस तरह के बुनियादी फैसले करने शुरू कर देंगे तो उसके नतीजे में तो पाकिस्तान का जो सियासी बहरान है वो मजीद बढ़ेगा और मजीद बढ़ रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हुकूमत ये इतना पैनिक भी क्यों कर रही है और मंसूर अली शाह साहब को रोकने की जो कोशिशें हैं वो जारी और सारी हैं। आपको मालूम है कि फायज ईसा साहब का जो नोटिफिकेशन था वो 3 महीने पहले हो गया था, अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा और वो तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे खलीज बढ़ रही है हुकूमत में और अदलिया में। आप देखना ये है कि अदलिया इसके ऊपर अगर रद्द अमल देती है तो वो किस किस्म का और किस नौइयत का होगा और उसके नतीजे में क्या चीज़ें जो है वो आगे जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम ज़रूर आपसे बात करेंगे फवाद भी कि जो इस वक्त मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन है, स्पेशली बलूचिस्तान की मैं बात अगर करूँ और जो वहाँ के हालात हैं, और ऐसे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का कल का बयान जिस पर बहुत ज़्यादा बात सोशल मीडिया पर भी हो रही है कि उन्होंने कहा कि मामला इतना ख़राब नहीं है, ये तो एक SHO की मार है। उनका बयान और जो मौजूदा हालात हैं बलूचिस्तान के, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने तो कमाल ही कर दिया है। मतलब उन्होंने जिस तरह से पहले उन्होंने क्रिकेट हैंडल की है और फिर उससे कहीं ज़्यादा बदतरीन तरीके से वो सियासत हैंडल करते रहे हैं और उससे कहीं ज़्यादा बदतरीन तरीके से अब वो सिक्योरिटी हैंडल कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि उनका बयान बहुत इनसेंसिटिव था, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है लोगों के दिल दुखे हैं। कल जो इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वहाँ पे शहादतों की तादाद जो है वो 70 से भी ज़्यादा हो चुकी है। इतने ज़्यादा लोगों की शहादत को आप ये कहें कि इतना ट्रिवियल वाक़या, इतना मामूली वाक़या है, जाहिर है कि उसके ऊपर लोगों के दिल दुखेंगे। और आपने वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर जो होपलेसनेस का इजहार किया है जो शहीद हैं उनके जो वर्सा ने, वो इसी एटीट्यूड की वजह से किया है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मेरा ये ख्याल है कि ये काफ़ी नहीं है कि उनकी जो है कहीं किसी जगहों के ऊपर लाइकिंग है तो उनको आप सारे ओहदे दे दें। फैक्ट इज़ कि ना वो चेयरमैन PCB का ओहदा चला पा रहे हैं, ना वो वजारत दाखिला चला पा रहे हैं, ना ही वो कोई उन्हें जो सियासत है उसके ऊपर एडवाइस कोई प्रॉपर कर पा रहे हैं और जाहिर है उनके ऊपर और इल्ज़ामात भी हैं। सो इससे मुझे लगता है बहुत नुकसान उन्हें हुकूमत को पहुंचा रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, हुकूमत को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखते हैं इनसे दिल का। ठीक है फवाद साहब, आपका पॉइंट आ गया इस हवाले से। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो कि काफ़ी टाइम से खबर चल रही है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शायद बातचीत जो है वो हो रही है, चाहे मामलात हो रहे हैं आगे पीछे। आप इस वक्त की सिचुएशन की अगर बात की जाए, PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बैकडोर राब्ता इस वक्त है? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान ने कोशिश की है टेम्परेचर नीचे लाने की। उन्होंने ये कोशिश भी की है कि बातचीत होनी चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए, लेकिन अब तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से देखना है ना कि वो कितना इसके ऊपर जो है वो क्या आगे बढ़ते हैं, क्या इसको जो है वो रिस्पॉन्स किया जाता है या नहीं किया जाता। ये तो अब दूसरी तरफ से है। मेरा ख्याल इमरान खान ने कहा आप नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, मैं नुमाइंदा मुकर्रर कर देता हूँ। अब इससे ज़्यादा इमरान खान और क्या करे? जाहिर है कि इसका रिस्पांस तो एस्टैब्लिशमेंट ने देना। और फिर अभी जो जलसा मनसूख हुआ, रिक्वेस्ट आई और उन्होंने उसके ऊपर जलसा भी कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट का और हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो एक कदम आगे बढ़े और इमरान खान को देखें ना, आपने 2 साल तो कोशिश कर ली है माइनस करने की, क्या क्या नहीं कर लिया। अब अगर वो अभी अवाम जो है अगर उसके साथ खड़े हैं और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी है तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा ना सोल्यूशन में, तो आप सोल्यूशन में इंक्लूड करें। सही, फवाद साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हमसे बात करते। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए सुबह से आगे के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
अब बात करते हैं बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए की जाने वाली एक कोशिश। हुकूमत ने एक ऐलान किया कि जिस वक्त मुल्क में बिजली का बहरान है, इस पर काबू पाने के लिए प्रीपेड मीटर्स हम लाएंगे। ये एक मंसूबा जो कि ज़ेर गौर है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर में इस्लाहात ला रहे हैं और इस शोबे को दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। वो कहते हैं कोशिश ये है कि बिजली चोरी से होने वाला नुकसान कम से कम, जो कि इस पर आवाज़ बहुत उठी है कि बिजली चोरी आप कम नहीं करते, लेकिन जो ऑलरेडी बिल दे रहा है वो ज़्यादा बिल दे रहा है। यस, वो पर यूनिट ज़्यादा बिल दे रहा है, लेकिन जहाँ पे लाइन लॉसेस है वहाँ पर आप काम नहीं कर रहे। IPPs ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्कोस पर भी काम कर रहे हैं, ये अब अवैस लगारी साहब ने कहा है। क्या वाकई ये जो एक मामला है प्रीपेड मीटर्स का, इससे मसला हल हो जाएगा और हल हो सकता है? इस पर आज हम बात करेंगे। माहिर तवानाई अरशद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरशद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अरशद साहब, सबसे पहले मैं यही प्रीपेड मीटर्स लाने का फैसला जो हुकूमत ने किया, क्या उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ लाइन लॉसेस पर काबू पाना है? इमरान, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मसला एक ये भी है कि जहाँ पे बिजली का क्राइसिस है, हमारे तकरीबन 600 अरब रुपए के करीब साल का लॉस होता है, जिसे कहते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। राइट। इस पर चोरी कितनी हो रही है, टेक्निकल लॉसेस कितना है, ये एक और डिबेट है। लेकिन अगर आप दिखा सकें तो शायद 2014 में मैंने एक पाकिस्तान में पूरी सब डिवीजन वाइज पूरे पाकिस्तान की, जिसे कहते हैं ना, एक इंच के कहाँ पे कितने लॉसेस हैं, वो सारे मैप किए। ये हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसमें जो अरशद साहब रेड एरियाज हैं वो हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेस हैं? एग्जैक्टली, जहाँ पे रेड एरिया है सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, फिर येलो है, ये बड़ी ग्रेजुअल दिखाया गया और कहाँ सबसे कम है। राइट। ग्रीन मीन सबसे कम? जी, ग्रीन सबसे कम। यानी पंजाब में, स्पेशली अपर पंजाब एंड इस्लामाबाद, यहाँ पर सबसे कम लाइन लॉसेस हैं। बलूचिस्तान का एक इलाका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो योब के आसपास का इलाका बनता है जहाँ पर लाइन लॉसेस। इमरान, है सच्ची बात है कि ये जो मैप है ना, ये भी शो करता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट रेट कहाँ कहाँ है। सच्ची बात है कि जहाँ जहाँ ये रेड एरिया है या येलो है, जहाँ आप ये भी देखते हैं कि वहाँ पे रेट क्या है, कलेक्शन नहीं आपकी हो रही। लेकिन एक बात है, मैं आपके प्रोग्राम में एक बात कहना चाहता हूँ कि आज से 6 माह पहले मैंने एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को, जो पब्लिश भी हुआ और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी है, कि ये बजाय प्रीपेड मीटर की, जो तकरीबन $50 से $100 का एक मीटर आएगा, अच्छी क्वालिटी। सही। इससे पहले वैसे बाय द वे SNGPL के ये मीटर लेके आए, वो चैंट कंपनी थी, वो दुनिया के 3rd क्लास चाइना से लेके आए थे। मैं एक आपको बात बताऊँगा, जब भी कोई क्राइसिस पाकिस्तान में होता है, उसके पीछे हमारे जो सोल्यूशन होते हैं वो मनी वेंडिंग वाले होते हैं। कि यार पैसा कैसे निकाला जाए। ये बड़ा इंटेलेक्चुअल, बड़ा जहानत का वो काम था। मेरी जो ऑफर थी वो ये थी कि आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा, बल्कि उल्टा 8 बिलियन आपके अकाउंट में आएगा, ये लॉसेस आधे हो जाए। क्या रिस्पॉन्स था सर, फिर क्यों नहीं अडेप्ट किया गया? देखिए, हमारी कोई एक्सेस नहीं है अताउल अतारेट से या आद चीमा से। और एक आपको ये भी प्रोग्राम में बात बता दूँ, जो एक आम आदमी है जो अच्छा जानता है या काम जानता है, वो कभी इन पावर कॉरिडोर में नहीं घूमता। आपके सामने अगर अच्छा मैकेनिक है या कुछ है, वो आप ही जाएंगे, वो आपके पास नहीं आएगा। मुझे अभी तक इसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा। और एक बात और भी है कि ये जो टेक्नोलॉजी है या ये जो बता रहे हैं कि हम प्रीपेड मीटर लगाएंगे, देखिए 28-30 अरब रुपये लगेगा। क्या गारंटी है कि उसके बाद ये आदी हो जाएंगे? जो टेक्निकल लॉसेस हैं, जो थेफ्ट ख़त्म हो जाएगी। फिर ये लेट्स से आप जहाँ जिस स्ट्रीट में रहते हैं, उस स्ट्रीट में सारे चोरी करते हैं, आप नहीं करते, आप तो प्रीपेड मीटर लगा लेते हैं। ये बाकी वो किस तरह उसको फैसिलिटेट करेंगे? ये टेक्निकली बहुत बड़ा मसला है, एक सीरियस इशू है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मिनिस्टर्स का भी कसूर नहीं है। वजह इससे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री में किस तरह के लोग बैठे हैं। वज़ीर तो आते जाते रहते हैं। मुझे बड़ी हमदर्दी है इस वज़ीर से, क्योंकि कुछ अर्सा पहले, 2 दिन पहले भी उन्होंने एक बयान दिया कि देखिए जी, लोड शेडिंग करें तो इतने पैसे बचत होती है। इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे जो इदारे हैं, आपने नाम सुना होगा नपरा का, कि एक रेगुलेटर है, कितना बड़ा, ये सरीना के साथ उनका ऑफिस है, बल्कि सरीना से ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ वहाँ पे है। CPPA है, मिनिस्ट्री है, यहाँ पे कितने आपके ख्याल में ब्रेन काम कर रहे हैं। हमें आपको नहीं पता चलता कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी प्रपोजल आती है तो पता चलता है उनका लेवल क्या है। कि आपने इस क्राइसिस में भी एक ही हल ढूंढा है कि 28-30 अरब और इस कौम पे फेंक दिया जाए। ये फ्री तो नहीं आएंगे,
पैसे लगेंगे। अच्छा, जबकि मैं आपको बताऊं, यहाँ हमारे साथ हमसाया मुल्क है, उसका वज़ीर आज़म है और वो उसे टी बॉय कहते हैं, सुना होगा आप लोग, बिल्कुल, कि पढ़ा भी नहीं है। उस बंदे ने आज से 8 साल पहले स्मार्ट ग्रिड एक टेक्नोलॉजी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराई, जिससे ये है कि डाटा आपके मोबाइल पे आएगा। खाली मीटर्स क्यों? अगर तरबेला से बिजली चल रही है, दरमियान में कोई ग्रिड है, दरमियान में कोई ट्रांसफार्मर है, एक एक का डाटा कहाँ लास्ट सीजन आपके मोबाइल पे आ रहा है। ओके, ये दुनिया में तो पहले थी। इसके लिए शायद 2015 में एक मैंने इंटरनेशनल सेमिनार यहाँ पे करवाया। चाइनीज़ आए, उन्होंने भी कहा कि ऐसे है कि हम आपके लॉसेस ज़्यादा कर देते। अच्छा, आधे लॉसेस हमें बेचते आप। यानी फर्ज करें, यानी ये जो सारा काम हो रहा है स्मार्ट मीटर का, क्यों हो रहा है कि 600 अरब जो सर्कुलर डेट है, जो बिजली की कीमतें बढ़ी है, हम इसको आधा कर देते हैं। यानी 600 अरब में से 300 अरब ये पैसे हम ले लेंगे, 300 अरब हमको दे देंगे आपको। 300 कितनी बड़ी ऑफर है। यस, और 5 मिनट बाद सिस्टम भी आपको वाले कर देंगे, ये स्मार्ट ग्रिड लगा देंगे। मुझे आप आज टीवी चैनल पे क्या लेने दीजिए। उसके ऊपर एक बहुत बड़े वजीर थे, उनका पंजाबी में मतलब ये था कि यार हमें क्या मिलेगा। ये है इस कौम का हाल। यानी 2015 में चाइना इतनी अच्छी ऑफर कर रहा है। जी, इतने मैं आपके प्रोग्राम में आज आपको बात कह दूं, पाकिस्तान में मेरे ख्याल है ये बिजली का क्राइसिस है, इसमें कोई सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होता तो आप बताएं, जो ये ऑफर जो इस नाचीज़ ने पेश किया कि 600 से 300 बिलियन आधा कर सकते हैं 4 से 6 महीने में, इसमें 1-4 आने गवर्नमेंट के नहीं लगे। सब कभी कोई वजह, कोई रीजन दी जाती है इस वजह से नहीं करे, कोई ऐसी चीज आपके सामने रखी हुई है, बस कहते हैं हमें क्या मिलेगा हम कर लेंगे। देखिए, आप लोग यंग हैं, आपको ये बताऊं कि क्या हमारी गवर्नमेंट हमारे सामने जवाबदेह है, एक बात तो चाहिए। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो बातें करते हैं, बस आज से 6 महीने पहले बातें की, कभी किसी ने ट्रैक किया कि सर वो आपने 6 महीने पहले ये बात की थी। वो आपके टीवी चैनल में एडवर्टीजमेंट जो कितनी चलती हैं, सम टाइम मुझे ये लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये डिफरेंट एडवर्टीजमेंट है। आपके टीवी चैनल पे या किसी टीवी चैनल पे हम एडवर्टीजमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते, जी आपने ये कहा था और ये हो गया। ये ऐसे ही है। आज एक पैगाम देने की पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत है कि देखिए, आप जो लोग लेके आए, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा वज़ीर, देखें भी सीरियस, लोग मर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात उन्होंने पहले भी की ना कि वज़रा का भी कसूर नहीं है, जो सिस्टम है ऐसा डेवलप है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ इमरान, एक बड़ी दिवस बात है, पता है क्या, ये बात ये, अगर आपने एक ब्यूरोक्रेसी डेवलप ही ऐसे की है, जो डेवलपर हैं कि इराव प्रोजेक्ट लोग करते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे ब्यूरोक्रेट डेवलप किए होते जो रिफॉर्मर होते, जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते, वो तो उनको तो आपने आगे नहीं आने देना। आपने तो वही लगाया कि यार ये फलां प्रोजेक्ट में था। जैसे अभी जो पहले सेक्रेटरी थे, आजकल चेयरमैन FP आ रहे हैं, ये इन्होंने 1-2 LNG के प्रोजेक्ट लगाए थे। आपकी पूरी उम्र एक ही कोशिश रही है कि कौन सा ब्यूरोक्रेट मेरा कौन सा प्रोजेक्ट जल्दी कर देगा। ये बड़ी अहम नुक्ता है। अगर आप ऐसे लोगों को आगे लेके आएंगे तो वो तो यहाँ के पैरालाइज हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट वाले या वो लोग जो इतना बड़ा क्राइसिस ये है कि आज लोग अपनी बच्चों को स्कूल से उठा रहे हैं बिल देने के लिए। ये बात सही है, नहीं है? सही बात है। घर की चीज़ें बेच रहे हैं सर आप। हाँ, यस, देखिए ये आपने बड़ी दिवस बात की। एक वेबसाइट है OLX, इसमें क्या करते हैं, पुरानी चीज़ें बेच रहे होते हैं। आप देखिए कि 6 माह में उसमें फ्लो कितना बढ़ गया, लोग घर की चीज़ें बेच रहे हैं, मजबूर हो गए ना, परेशान है, मजबूर हैं, हालात ऐसे हैं। अब इस क्राइसिस में ये एक कंपोनेंट है कि हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है ना कम करें। इसका हाल ये निकला है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर, उसमें भी फिर एक और खांचा। हालांकि देखिए, बड़ी बातें हो रही हैं, IPPs की हो रही हैं, ये हो रही, वो हो रही है। आपको पता है ये जो नेपरा में या जो आप नाम सुना होगा, ये इनका काम था, ये इनका जो आप बातें कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ये गली गली मल्ले एक बंदा बात कर रहा है, इतनी बड़ी सैलरीज है, पूरे पाकिस्तान के दफातर, ये इनका काम था। ये मैंडेट था, एक इदारा बना था जो कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करे। आज बिजली का बिल मेरे ख्याल में आप
भी अपनी कहानी इस तरह की आपकी सबकी कहानी सबकी कहानी है, हर घर की कहानी है, ज़ाहिर है सबके लिए मुश्किलात। आप तो मेरे ख्याल में आपके ऊपर ये अभी बर्डन नहीं आया। नहीं आया है सर। नहीं, आप तो अभी अकेले रहते होंगे, लेकिन अपने वालिदैन पेट से पूछेगा। एक से यहाँ रुक जाए, एक सेकंड, ये आपको कितने साल के लगते हैं? शुएब, आपको, इनका नाम शुएब है, कि क्या आपको लगता है कितने साल के होंगे? मुझे इनकी मुस्कुराहट से लगता है कि बिजली का बिल इन पे नहीं गया। नहीं, कितने साल के होंगे, क्या लगता है आपको? मेरी मुस्कुराहट से लगता है बिजली का बिल नहीं देता हूं। गेस कर दें। मेरे ख्याल में 14-15 साल के तो होंगे। 14-15 साल, वो अच्छा स्वीट 17 कहते हैं, अभी मेरा 14-15 साल आपने कह दिया। वैसे ये बहुत सच्चा। ये खामखा जल जाती है जब मेरे एज से मुताल्लिक कोई अच्छा नहीं, उनको ये लगता है आपकी शादी भी नहीं हुई थी ना, तो मैंने कहा एक बात बताऊं, आप अगर आपका एज ग्रुप यही है, फिक्र न करें, हमारे वजीर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारी सारी जो कैबिनेट है वो आपके एज ग्रुप की है, क्योंकि ये तो सोच की बात है दिमाग से। आज एक कितनी बदकिस्मती है। हाँ। पूरी दुनिया में पता क्या बात चल रही है कि हम कहते हैं जी कितना बड़ा मुल्क है, हटा रहे हमारे पास इतने न्यूज़ हैं। मैं नहीं कह रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, हम कशकोल बन गए। अब पता क्या रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, क्या रिस्पेक्ट है। और वी नीड टू चेंज दिस एटीट्यूड। सोचने की बात है और ऑब्वियसली रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जो आपने सजेशंस दिए और बाकी एक्सपर्ट्स भी बहुत सारे शोबों में अपनी एक्सपर्टीज बता रहे होते हैं, सॉल्यूशंस बता रहे होते हैं। रियली विश एंड होप कि इनको सुना जाए, कंसीडर किया जाए किसी तरह से। इमरान, ये देखिए इसमें क्या कबात है, एक तरफ आपके 30 अरब रुपए लगने, बिल्कुल मसले का हल फिर भी नहीं होना, एक तरफ ये मैपिंग हुई है, काम हुआ है, लिखा हुआ है कि काम को यूटिलाइज करें, और ये काम यूटिलाइज एशिया में हुआ भी है, isn't it? सॉरी दोबारा। यही मैप जो आपने किया था पाकिस्तान के लिए, इसी मैप को बड़ी पजीराई मिली थी उस वक्त और किसी ने इस्तेमाल भी किया। एशियन मॉडल था और सच्ची बात ये है कि बाद में इवन इंडियन ने भी इस मॉडल को फॉलो किया। ठीक है कि जी हम भी जहाँ लासी थे वहाँ भी, तो हमें अभी भी देर तो बहुत होगी, लेकिन इस मैप को कंसीडर कर लेना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है, उतनी कम है। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करते हैं पाकिस्तान के उन भिखारियों की जिन्होंने पहले सऊदी अरब में जाकर नाक कटवाई थी, अब वो रुख कर रहे हैं ईरान का, रुख कर रहे हैं इराक का। इराकी हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत को एक ख़त लिखा गया है। इसमें पाकिस्तानी भिखारियों के इस मसले में FIA स्टाफ के मुलव्वस होने पर नाराज़गी का इजहार किया गया है। इस खत में इराकी हुकाम की तरफ से मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत ज़ायरीन और टूर ऑपरेटर से गारंटी लें कि वो ज़ियारतों का सफ़र मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। इराकी हुकाम के मुताबिक इस वक्त 60,000 से ज़ायद पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर इराक में मुकीम हैं, जो ज़ायरीन बनकर गए थे वापस पाकिस्तान नहीं आए। 18 से 25 साल की लड़कियां भीख मांग रही हैं, ये भी उस खत में लिखा गया है। अच्छा, अब हम ज़रा बात करें FIA की, तो उनकी तरफ से कहा गया कि ख़ानदानों के जो सरबराह हैं वो अक्सर ख़वातीन को या बच्चों को इराक छोड़कर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, और FIA के मुताबिक उनमें से बहुत से पाकिस्तानियों का ताल्लुक हाफिजाबाद से, वज़ीराबाद से, मंडी बहाउद्दीन से, गुजरांवाला और गुजरात जैसे इलाकों से है। FIA ने भी बताया कि बगदाद में भीख मांगने में मुलव्वस होने पर 67 ख़वातीन और उनके बच्चों को हिरासत में लिया गया है। आज हम इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया FIA के एडिशनल डायरेक्टर खुर्रम सईद राना साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, ग्रेट टू हैव यू। इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अरशद साहब, और उनसे भी हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त दिया। सर मैं ज़रूर आपसे कमेंट लूँगा पहले कि जो सऊदी अरब में हमने मामला देखा, बाद में हमने ईरान और इराक में भी यही मामला देखा कि ऐसे केसेस जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हुए, और ज़ाहिर है पाकिस्तान की साख इससे मुतासर होती है। लेकिन जो केसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये जो ज़ायरीन से हवाले से है, ये ओवरऑल पाकिस्तान से ज़ायरीन जो जाते हैं इराक में, उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं ये वाक़यात? जी बिल्कुल, इसमें साख तो ऑब्वियसली मुतासर होती है पाकिस्तान की, और जो एक महदूद अंदाज़ा है उसमें तकरीबन 90,000 लोग हैं जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। उसमें सबसे ज़्यादा तादाद उन लड़कियों की है जिनकी उम्र 15 साल से 25 साल के दरमियान है। उनमें किसी के साथ कुछ बच्ची हैं जिनके साथ बच्चे भी हैं। तो ये सारी सिचुएशन में अरेस्ट भी हुई हैं अभी रिसेंटली इराक में लोगों की जो इसमें गदागरी में मुलव्वस थे, जो भिखारियों जो गदागरी वहाँ पे कर रहे थे, बैगर्स थे। तो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए संगीन है, क्योंकि पाकिस्तान की साख को इससे ख़तरा है। इससे पहले जिस तरह आपने कहा सऊदीया
उसके अलावा कुछ और मुल्क भी थे, ममालिक भी थे जिन्होंने रिपोर्ट किया था, जिसमें UAE था। उन्होंने तो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए अब ये कर दिया कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दें जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको वो सहूलतें मौजूद नहीं हैं जो बाकी लोगों को मौजूद है। वो देखना चाहेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे मौजूद हैं कि आप विज़िट करना चाहते हैं। इसके अलावा टर्की ने इस इशू को रेज़ किया था, ओमान ने किया था कि पाकिस्तानी जाके वहाँ पे भीख मांगते हैं, गदागर हैं वहाँ पे। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का इस खित्ते में एक मुकाम है। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग या मेहनती लोग वहाँ पे जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से पाकिस्तान हुकूमत को भी जाहिर सी बात है इस तरह के जो वाक़यात है वो पाकिस्तान का इमेज ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे मुतासिर भी कर रहे होते हैं। और खुर्रम साहब एट द सेम टाइम अगर ये चीज़ देखी जाए कि फिर वीज़ा लेने में तो मुश्किलात होती हैं, जैसे ज़ायरीन की बात की जाए या फिर बाकी ममालिक की जहाँ पर बात की जा रही है, तो वीज़े में मुश्किलात है। ये स्टैट्स हमने भी कुछ शेयर किया आपके साथ, ख़त का हवाला भी हमने दिया। आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह एनालाइज करते हैं? जी देखें, सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये होगी कि किसी भी मसले को टैकल करने के लिए ज़रूरी होता है कि उस मसले की रूट कॉज को देखा जाए और ये देखा जाए कि बेसिकली वो मोडस ऑपरेंडाई क्या है कि जिसको वो अडॉप्ट करके ये चीज़ कर रहे हैं। अब ये क्योंकि हम ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पाकिस्तान वो भी फेस कर रहा था, नौ पैरेलली अब एक ये नया सिनारियो जो है वो पॉप अप हो गया। तो इसके देखने के लिए ज़रूरी है कि वीज़ाज़ की डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, उसमें कुछ वर्क वीज़ाज़ है, कुछ बिज़नेस इमिग्रेशन है। तो ये स्पेसिफ़िकली जो हमारे विज़िट वीज़ाज़ हैं जो कि उम्रा के लिए या ज़ियारत के लिए कंसर्न एम्बेसीज इशू करती हैं। अब इसमें FIA की हद तक मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा काम एनफोर्समेंट है, पासपोर्ट इशू करना। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट वो अथॉरिटी है जो किसी भी पाकिस्तानी को पासपोर्ट इशू करती है। उसके बाद जो उस कंट्री की कंसर्न एम्बेसी जिसने वीज़ा इशू करना होता है वो अपने तमाम पैरामीटर्स, तमाम प्री रेक्विजिट्स वो पूरा करने के बाद विज़िट वीज़ा इशू करते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एयरपोर्ट पे FIA की प्रोफाइलिंग से पहले कंसर्न एम्बेसी उनकी प्रोफाइलिंग कर चुकी होती है, तभी उसका विज़िट वीज़ा इशू होता है। उसकी सेकंड प्रोफाइलिंग फिर एयरपोर्ट पे हम करते हैं। ये हमारा एक इंटेग्रल पार्ट है, अदर देन हमारी जो लीगल मैंडेट है। प्रोफाइलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग FIA पाकिस्तान हम प्रोफाइलिंग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ही हम किसी को अलाउ करते हैं। इस साल भी हमने टिल टू डेट 242 पैसेंजर्स को ऑफलोड किया है सिर्फ इस साल जो कि इराक ज़ियारत पर जा रहे थे। वजह क्या थी उनको रोकने की? सर प्रोफाइलिंग में ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि जो ज़ियारत के लिए जा रहे हैं उनके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए, ठीक है, यानी आपको शक होटल था? बुकिंग होने चाहिए। जी डेफिनेटली, जब हम उनको इंटेरोगेट करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है, हमारा एक्सपीरियंस होता है जो हमारे काउंटर ऑफिसर्स होते हैं जो कि इसी इंटेंशन से जा रहे थे कि जाएंगे और भीख मांगेंगे। नहीं देखें, वो एयरपोर्ट पे तो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते, जो है वो आप लोग डेफिनेटली वो ज़ियारत के लिए जा रहे होते हैं। बट अब जो हमारे पास स्टैट्स आना शुरू हुए हैं, इसमें जो हमें चीज़ एक एनालिसिस के बाद समझ आई है कि इसमें मोस्टली पीपल जो हैं वो साउथ पंजाब के हैं, सेंट्रल पंजाब के हैं और इंटीरियर सिंध के हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कि वहाँ पे इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं वो इन एरियाज़ के हैं। और अगर आप देखें कि ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ पे गुर्बत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और लोग बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं। सर जब रिपोर्ट कर दिया जाता है, यहाँ पर आते हैं तो जाहिर है जिस तरह से हम हमेशा बात कर रहे होते हैं पूरा माफिया है ना, इस हवाले से फिर क्या किया जा रहा होता है? कोई ट्रैक रखा जा रहा होता है सो दैट दोबारा अप्लाई ना करें, क्योंकि जिस तरह आपने बताया एयरपोर्ट पे रीज़न तो नहीं बताई जाती ना, वो तो एक चेकलिस्ट होती है, उसमें फॉल नहीं करते तो बस उनको वापस भेज दिया जाता है। जी, रिपोर्ट होने के बाद बेसिकली ये होता है कि मैं थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि हमारे 3 कवानीन हैं जो कि इमिग्रेशन या जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करते हैं उनको कवर करते हैं। उसमें इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 है और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018 है। ये 3 कवानीन हैं जिसमें ऑफेंसेस को डिफ़ाइन कर दिया गया है, ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग को। अब ये जो स्पेसिफिक इशू जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली इलीगल स्टे का है। तो इलीगल स्टे पाकिस्तान के कवानीन में एज सच कोई ऑफेंस डिफ़ाइन नहीं है। तो जब तक कोई चीज़ किसी कानून में एज ऑफेंस डिफ़ाइन नहीं होती उसके खिलाफ लीगल एक्शन जो कि हम FIR रजिस्ट्रेशन कहते हैं वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करते हैं जो आजकल हम कर रहे हैं वो यही करते हैं कि हमने एक डाटाबेस अपना तैयार किया है। उसके बाद उनका नाम हम PCL पे, उनके आम अल्फाज में अगर मैं समझाऊं कि पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है ताकि दोबारा वो ट्रैवल ना कर सकें। उनका अपना भी डाटाबेस हमारे पास मेंटेन हो रहा है, प्लस उनके जो एजेंट्स के हवाले से भी एक थोड़ा सा हमें इशू ये आता है कि जो
एजेंट्स काम कर रहे होते हैं वो अपने ओरिजिनल नेम के साथ काम नहीं कर रहे होते, सुडोनिमस नेम्स होते हैं उनके, उनको ट्रेस करने में मुश्किल होती है, उनके CNICs नहीं होते। तो एनी हाउ हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो एरियाज़ मैंने आपको बताए हैं उन एरियाज़ में जो कंसर्न FIA ऑफिसेज हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से भी हमें हिदायत हैं, और इंशाल्लाह ताला कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो रही हैं। जी बिल्कुल हो रही है। जो खत लिखा गया इराक की तरफ से, इसमें इस मसले पर FIA स्टाफ के मुलव्वस होने की बात भी की गई है, आप तक भी ये बात पहुंची होगी? आप लोगों ने नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंची। नहीं, बेसिकली जो इस तरह के खतूत या इस तरह के लेटर्स का जो एक्सचेंज होता है, ये एम्बेसी टू एम्बेसी, हमारा फॉरेन ऑफिस जो और हमारी पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। FIA के अंदर कोई ऐसी खबर आई, ऐसी कोई ऐसा बंदा FIA का जो इन्वॉल्व था? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि देखें, विजिट वीज़ा पे FIA के डोमेन में सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है। ठीक है। जेन्युइन पासपोर्ट है, जेन्युइन विजिट वीज़ा है, ना पासपोर्ट हमने इशू किया है, ना वीज़ा हमने इशू किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ऑलराइट, ये जो आपने इलाकों का जिक्र किया, यहाँ पे आपने कहा कि FIA ऑफिस अब मिनिस्ट्री की हिदायत के बाद एक्टिवेट हो गए हैं, कोई रिपोर्ट्स मुरतब करना शुरू की उन्होंने? चूँकि जिस तरह आपने कहा एजेंट्स जिनका ID कार्ड भी जाली होता है, डिटेल्स आपके पास नहीं होता, आप कुछ कर नहीं सकते, बट समहाउ कि शिकायत ऐसी मौसूल हुई या कोई लिंक ऐसा निकला कि अब काम शुरू हुआ इस नेटवर्क को पकड़ने का? जी बिल्कुल हो चुका है। अच्छा। और इसमें हमारी 5 FIRs रजिस्टर्ड हो चुकी हैं अगेंस्ट द एजेंट्स। ओके। एक फैसलाबाद में और 4 मुल्तान में। और ये इंशाल्लाह ये जो क्वांटम ऑफ FIRs है, ये एजेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के बाद ये मज़ीद फैलेगा, क्योंकि देखें सोर्स को ढूंढने में टाइम लगता है कि हमने एम्बेसी से भी इंफॉर्मेशन लेनी है, पासपोर्ट ऑफिस से भी लेनी है, जहाँ पे ये लोग एक्टिवेट हैं वहीं पे ये चीज़ें सारी करते हैं ना। और उस एरिया में भी फिर हमारा, क्योंकि नेटवर्क FIA का ऑलरेडी ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग के हवाले से होता है, हमारे सोर्सेज होते हैं, तो उनसे भी हम हेल्प ले रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर रही हैं, तो इंशाल्लाह हम इन नियर फ्यूचर जो है इसमें काफ़ी पेशरफ्त दिखाएंगे। लेट्स होप कि इसके ऊपर काम भी हो, पॉलिसीज़ भी बने और पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन भी हो, क्योंकि बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके मुल्क का इमेज है। कोई एक भी शख्स अगर जाकर ऐसी कोई हरकत करता है वहाँ पर जहाँ से इस तरह के खतूत आना शुरू हो जाएँ, कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएँ, तो पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क के इमेज की बात होती है ये। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। कहते हैं कि अज़्म मजबूत और हौसला जमा हो तो कोई मुश्किल आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, कोई रुकावट जो है वो आपके सामने नहीं आती। ऐसा ही कुछ एक वाक़या, एक केस बेसिकली आपके सामने हम रखेंगे। पंजाब पुलिस के नौजवान मोहम्मद हसनैन की कहानी, जो दोनों टांगों और एक बाजू से महरूम होने के बावजूद ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले गए। कितनी भी रुकावटें क्यों ना आई, उन्होंने हर रुकावट का भरपूर तरीके से सामना किया और कामयाबियां अबूर करते चले गए। आज वो पंजाब पुलिस में अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, असिस्टेंट पुलिस हैं बेसिकली। और क्या मिसाल वो कायम कर रहे हैं माशरे में, क्योंकि हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास तो ये नहीं है, ये कमी हमारे पास है और हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हसनैन ने कहा कि नहीं, मैं इस कमी की तरफ नहीं जाऊंगा, मेरे पास और जो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की नेमतें दी गई हैं, मैं उनका भरपूर इस्तेमाल करूंगा और सोसाइटी में, माशरे में अपना नाम जो है वो एक बनाएंगे। और नाम उन्होंने बनाया भी है। और एक बात वो करते हैं सबीन के, कहते हैं जब मैं नामुकम्मल होकर एक मुकम्मल जिंदगी बसर कर रहा हूँ, आप तो मुकम्मल हैं, आप भरपूर जिंदगी क्यों नहीं गुजारते? ऐसा ही है जी। तो आज मलिक मोहम्मद हसनैन साहब साथ मौजूद हैं। मलिक मोहम्मद हसनैन साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बात हम कर पाए आपसे मुताल्लिक। और ज़ाहिर है जब आप बात करेंगे, आप अपनी कहानी हमारे नाज़रीन को बताएंगे, तो ज़ाहिर है बहुत से लोगों को हौसला मिलेगा, ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर हम आपके उस वाक़े से आगाज़ करें कि आप तीसरी जमात में थे, लाहौर आए थे, लाहौर देखना था, फिर ये हादसा हुआ और उसके बाद ज़ाहिर है एक पूरा सफ़र जिसमें आप बताते भी हैं कैसे आपकी वालिदा ने आपका साथ दिया, कैसे वो आपको स्कूल लेकर जाती थी, फिर कैसे मुश्किलात तो थी, लेकिन बहरहाल फिर वो हमने देखा कि प्रोस्थेटिक्स का आपको मालूम हुआ, फिर आपकी टांगें लगीं, बाजू लगा और उसके बाद आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी सी कहानी मैं आपसे सुनना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जी जी हसनैन, अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। 11 साल का था। जी जी ठीक है। जी जी, बेसिकली जब मैं 11 साल का था तो मैं बेसिकली मुल्तान शहर से हूँ, और जब मैं 11 साल का था तो मुल्तान से मैंने लाहौर मूव किया, और मैंने अपनी लाइफ में कभी लाहौर नहीं देखा था। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं लाहौर देखूँ। तो समर वोकेशंस थी, तो मैं अपनी फैमिली के हमरा मुल्तान से लाहौर आया, और जब मैं लाहौर पहुँचा तो एक दिन स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे जब मैं अपने रिलेटिव के घर की छत पे खड़ा हुआ था
तो मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा था लाहौर की आबो हवा में सांस लेकर। और थोड़ी देर स्टे करने के बाद छत पे खड़े होने के बाद मुझे फील हुआ कि छत से मेन रोड वाली साइड पर झांक कर देखा जाए और देखा जाए कि नीचे देखने पर कैसा व्यू आता है। तो जैसे ही मैंने अब बाउंड्री वॉल की तरफ बढ़ा तो मुझे फील हुआ कि मेरी हाइट बाउंड्री वॉल से छोटी है। मैंने इर्द गिर्द देखा तो मुझे एक लोहे की चारपाई नज़र आई। मैंने घसीट कर उसको बाउंड्री वॉल के करीब किया और उसके पाइप पर खड़ा होकर जैसे ही मैंने अपना लेफ़्ट हैंड बाउंड्री वॉल पे रखा तो मुझे फील हुआ कि मेरा हाथ बाउंड्री वॉल की बजाय किसी बहुत ही ख़तरनाक और पावरफुल चीज़ से जा टकराया है। बेसिकली वो पावरफुल चीज़ एक 11 kV 11,000 वोल्ट खंभे की तार थी जो कि उस बाउंड्री वॉल के बिल्कुल करीब से जा रही थी, जो कि मुझे नज़र नहीं आई और मेरा हाथ बाउंड्री वॉल की जगह उससे जा टकराया। उसने फ़ौरन से हाथ जकड़ लिया और करंट मेरी बाजू से होता हुआ मेरी बॉडी में गया। नीचे क्योंकि लोहे की चारपाई थी उसमें भी करंट आ गया। तो इस तरह उस इलेक्ट्रिक शॉक ने विदिन सेकंड मेरी दोनों टांगें और लेफ़्ट आर्म बायां बाजू मुकम्मल तौर पर जलाकर कोयला कर दिए। नीचे खड़ा एक शख्स ये सारा मामला देख रहा था कि बच्चे का हाथ वायर के ऊपर है और बच्चा लरस रहा है। वो भागता हुआ घर के मेन गेट पे आया और ज़ोर ज़ोर से गेट नॉक करने लगा और कहने लगा जल्दी छत पर जाएं और अपने बच्चे को बचा लें। उसकी ये बात सुनकर मेरी फैमिली को समझ तो ना आया कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन तमाम फैमिली मेम्बर जल्दी से छत की तरफ दौड़े और जब छत पे पहुँचे तो मैं बेहोश पड़ा था और उन मेंबर्स में क्योंकि मेरी वालदा में शामिल थी। और जब माँ ने देखा कि उनका इकलौता बेटा लगते जिगर छत पे बेहोश पड़ा है और उसकी दोनों टांगे और बाजू जलकर कोयला हो चुके हैं तो माँ फ़ौरन से छत पर गिरकर बेहोश हो गई। इस टाइम मेरे दोनों माँ बेटा छत पर बेहोश पड़े थे। मेरी फैमिली के लिए क़यामत का मंजिर था। उनको समझ नहीं आ रही थी कि पहले किसको संभाला जाए, उस माँ को जो छत पर बेहोश पड़ी थी या उस बेटे को जिसकी दोनों टांगें और बाजू जलकर कोयला हो चुके थे। एट द एंड वालदा के चेहरे पे पानी छिड़का गया, वो होश में आ गई और जब मेरी सांसें चेक की गई तो पता चला कि सांस रुक चुकी है। सब ने यकीन कर लिया कि मैं मर चुका हूँ। अच्छा। इसी दौरान जब माँ ने ये बात सुनी कि सांस रुक चुकी है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और इसी दौरान एक शख्स मुझे उठा के घर से बाहर ले आया। घर से बाहर एक घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था, उसके सामने एक रेत का ढेर था। उस रेत के ढेर में मुझे सीने तक दफनाया गया, नीचे दबाया गया और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से मेरा सीना प्रेस किया गया। जब सीना प्रेस किया गया तो मुझे होश एकदम से मेरी सांस निकली और इसी दौरान वालदा कुरान पाक उठा लाई और कुरान पाक को वो आसमान की तरफ बढ़ाकर दुआ कर रही थी कि अल्लाह अगर बेटा वापस ही लेना था तो दिया क्यों। जब माँ को पीछे से एक शख्स ने आवाज़ दी बच्चे की सांस चल पड़ी है, वो ज़िंदा है, तो माँ के आंखों से खुशी के आंसू तारी हो गए। और उसके बाद मुझे एक रिक्शा में ले जाकर लाहौर के जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया और जब वहाँ डॉक्टर्स ने मेरी हालत देखी तो उन्होंने फ़ौरन से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इस बच्चे का बचना बहुत मुश्किल है, आप इसे वापस ले जाएं, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने कहा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं, एटलीस्ट आप ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करें। उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और फर्स्ट ऑपरेशन में मेरी लेफ़्ट आर्म कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर काट कर मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी बाजू मेरी बॉडी के साथ नहीं है। तो मैंने अपनी वालदा से पूछा कि माँ मुझे बताएं कि मेरा बाजू कहाँ है, जिस पर माँ ने ख़ुद को बहादुर दिखाते हुए जवाब दिया कि बेटा आपकी बाजू जो है इस बैंडेज के अंदर कवर की हुई है, वो आपके साथ मौजूद है, आप घबराएं बिल्कुल नहीं और आप बिल्कुल टेंशन मत लें। एक हफ्ते के बाद दोबारा से ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में मेरी लेफ़्ट लेग बाएं टांग भी काट कर मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। इस बार भी जब होश आया तो माँ ने टाल मटोल से काम लिया और जब थर्ड ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन में
मेरी राइट लेग भी काट कर मेरी बॉडी से अलग कर दी गई। एक एक करके मेरी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो गायब हो रहे थे। और इस बार जब मैं होश में आया तो जब मैंने अपनी टांगें और बाजू ना पाए तो मैंने माँ से नाराज़गी के आलम में पूछा कि माँ मुझे बताएं कि मेरी बाजू और टांगें कहाँ हैं। जिस पर माँ ख़ुद को बहादुर ना दिखा पाई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी दोनों टांगें और बाजू नहीं बचा पाई। डॉक्टर्स ने आपकी दोनों टांगें और बाजू काट दिए हैं। जिस पर मैंने माँ को कहा कि माँ आप रोती क्यों हैं, अभी मेरी 2 टांगें और 1 बाजू कटा है ना, जबकि अभी भी मेरा 1 बाजू बिल्कुल सलामत है। कोई बात नहीं, मैं इसी के सहारे ज़िंदगी गुजार लूँगा और आपको भी सहारा दूँगा। माँ ने जब मेरी अल्फाज सुने तो माँ रोने लगी और मुझे रोते हुए सीने से लगा लिया। उसके बाद अब जब मेरे वालिद साहब को पता चला कि डॉक्टर्स का जो स्टाफ है, हॉस्पिटल का स्टाफ जो है वो इंसानी अज़ा जो काट दिए जाते हैं बॉडी से, उनको वो ज़ाया कर देते हैं। मेरे वालिद साहब ने रिक्वेस्ट की कि मेरे बेटे की दोनों टांगें और 1 बाजू जो काट दिया है वो हमारे हवाले की जाएँ। जिस पर मुझे याद है मेरे सामने एक स्टील की बड़ी सी ट्रे में रखकर मेरी दोनों टांगें और बाजू मेरे वालिद साहब को दिए गए। और आप यकीन करें कि उस टाइम मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरे 11 साल के साथी, वो एक नन्ही नन्ही टांगें, नन्हा सा हाथ मेरे सामने रख के मेरे वालिद साहब को दिया गया और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आपको अपने दिल की कैफियत बता सकूं। बिल्कुल दुरुस्त है। ज़रा ये ऐसी एक दर्दनाक कहानी है, जाहिर है बहुत तकलीफ थी। एग्जैक्टली, एक छोटे से बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें देखना और फिर अपने बॉडी के पार्ट्स हैं वो इस तरह ले जाते हुए देखना, यकीनन मतलब इससे ज़्यादा सुनने की हिम्मत नहीं हो रही। आपने अपनी वालदा को हिम्मत दी और फिर आप उसके बाद मोटिवेट हुए और आपने अपनी तालीम भी जारी रखी। ये 4 बहनों का इकलौता भाई है और जिस तरह सहारा आप बने पूरी फैमिली के लिए, और उसके बाद फिर एक लंबा सफ़र आपने तय ज़रूर किया कि मुझे आगे बढ़ना है। तो मैं जो वक्त बड़ा मुख्तसर है तो मैं हसनैन साहब ज़रूर चाहूँगा कि उसके बाद फिर ज़ाहिर तालीम हासिल करना, फिर आपके लिम्स का लगना, क्योंकि प्रोस्थेटिक्स का ज़ाहिर आपको मालूम हुआ, उसमें भी ज़रा बड़ी मुश्किलात आपने फ़ेस की, नहीं समझ आ रहा था। फिर पूरी ट्रेनिंग होने के बाद जब आप चलना शुरू हुए, और फिर ये भी क्या एक ख्वाब था कि पुलिस ज्वाइन करनी है? जी बिल्कुल, बेसिकली मेरे वालिद साहब पुलिस ऑफिसर थे और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस ज्वाइन करूं, क्योंकि इस हादसे के बाद, क्योंकि टांगे कटने के बाद और बाजू कटने के बाद बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत मुश्किल था पंजाब पुलिस ज्वाइन करना, तो मेरा ख्वाब वहीं पे रह गया। उसके बाद कुछ अर्सा बाद जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मैंने वैकेंसीज़ देखी जिसमें स्पेशल कोटा भी था, तो मैंने उसमें अप्लाई किया एज अ क्लरिकल ऑफिसर और मैंने पंजाब पुलिस मेरिट पे ज्वाइन की। और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मैंने पंजाब पुलिस मेरिट पे ज्वाइन की और मैंने पंजाब पुलिस में बहुत एफर्ट भी की। मैंने आईटी में बहुत ज़्यादा काम किया पंजाब पुलिस में, और मैंने पंजाब पुलिस में तमाम फ्रेंडेक्स जो थे उनको उन बनाने में, जो पुलिस स्टेशंस के फ्रेंडेक्स हैं पूरे पंजाब में, उनकी तकमील में बहुत ज़्यादा काम किया। उसके अलावा मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को 2017 में ब्रीफिंग दी इस सिस्टम पे, और मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। और इसके बाद ना सिर्फ इतना ही, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में वर्ल्ड पुलिस सबमिट हुई, यूएई गवर्नमेंट ने कंडक्ट की, तो जिसमें राउंड अबाउट 172 कंट्रीज़ के बेस्ट पुलिस ऑफिसर शामिल थे, जिसमें मुझे सिलेक्ट किया गया और मेरी काबिलियत पे। और मैं जब दुबई गया और मैंने वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे मैंने जाके कंपटीशन जीता, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड पुलिस सबमिट में पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन में मैंने अवार्ड हासिल किया, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, और जाहिर है आप जिस तरह मिसाल हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। आज ये आपकी कहानी सुनने का मकसद सिर्फ ये था, आप कितने सारे लोग जो कहते हैं कि बज़ाहिर हमारे में ये कमी है और हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो आप जैसे लोग, हसनैन जैसे लोग जब आगे बढ़ते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स हमारे सामने आती हैं, तो जाहिर है और बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन, बहुत आगे जाएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, इसी तरह से हौसले अपने बुलंद रखें। प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करेंगे ट्रैवलिंग की और ट्रैवलिंग के दौरान हिंड्रेंस की, रुकावटों की। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे ट्रैवल करने जाना है, किसी वीकेंड पे जाना है, तो फिर मैं पहले सोचना चाहिए फैमिली क्या करूँ। अगर मुझे किसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पे बच्चों को नहीं लेकर जा सकता, जहाँ मुझे लगता है कि ट्रैकिंग होगी, हाइकिंग होगी, थोड़ा टफ टेरेन हो सकता है, मतलब आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी और प्रोबेबली आपका जो एक फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा और आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, अरेंजमेंट ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो जाहिर है ये एक वजह है कि जिसकी वजह से आप मतलब फैमिली के साथ ट्रैवल करना नहीं पसंद करेंगे। अगर आप इसको दूसरे डायमेंशन से देखें तो वो ये है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चे थक जाते हैं, हमें उनकी सेहत का भी ख्याल रखना होता है। जैसे कल मैं एक जगह गया और वो चूंकि अचानक से प्लान बन गया था ट्रैकिंग का और हम एक उस ट्रैक पे रास्ता गलत हो गया हमारा, तो बहुत लंबा रास्ता था, तो वो बच्चे थक गए। तो अब मैं एक बच्चे को उठा सकता था, दोनों को उठाना मेरे लिए जरा मुश्किल था। तो ये मामला होता है। अच्छा, वैसे मैनेज करना वाकई बहुत मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी खातून से जो कि बच्चों के साथ ट्रैवल करती हैं। हमने सोलो ट्रैवलिंग की तो हमेशा बात सुनी है कि अच्छा जी ये खातून जो है वो सोलो ट्रैवलर है या वो बाइक पे सफ़र करती हैं, बट आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाली फातिमा अली की। 2 बच्चों की वालिदा हैं और इन्होंने 2019 से अपने बच्चों के साथ उस वक्त पहली बार 2.5-3 साल के बच्चे थे, 2.5-3 साल के बच्चे थे और अब जो है 2.5-3 साल के बच्चे थे उस वक्त ना, उस वक्त। हाँ, तो अभी जो है वो अगर बात की जाए, अली हसन 9 साल के हैं जो इनके बेटे हैं और सारा अली जो है वो 8 साल की हैं जो कि इनकी बेटी हैं। दोनों के साथ ये पाकिस्तान का सफ़र कर रहे होते हैं और जाहिर सी बात है। अच्छा, अब ये जो मसाइल आपके हैं वो ज़ाहिर बहुत सारे और लोगों के भी होंगे कि किस तरह से मैनेज किया जाता है, कैसे मुश्किल है ये करना और कैसे आप इसको मुमकिन बना सके बच्चों के साथ बगैर किसी क्या बोलते हैं टेंशन के आप सफ़र कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी फातिमा। फातिमा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। फातिमा, आपके लिए कितना मुश्किल था ये डिसीजन लेना कि 2019 में जब आपने इस जर्नी का आगाज़ किया कि नहीं मैंने बच्चों के साथ सफ़र करना है, कितना मुश्किल था सिर्फ डिसीजन लेना? बिल्कुल, ये एक मुश्किल तरीन टास्क था मेरे लिए क्योंकि घूमना फिरना मेरी हॉबीज़ में से, यानी शौक़ कह लें या जुनून कह लें, तो वो मैं अपने तक नहीं रख सकती थी और अकेले ट्रैवल करना ज़ाहिर बच्चों के साथ एक टास्क भी था। इसमें मैं बेसिक तैयारी के साथ गई थी और बहुत ज़्यादा मैंने सोचा था कि अगर कोई भी हर्डल आती है तो सबसे पहले तो मुझे अपना मेंटली पीस जो है वो बरकरार रखना है किसी भी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। और कुछ बेसिक प्रिपरेशन के साथ जैसे मेडिसिन के साथ हम चले थे क्योंकि बच्चों का पहला सफ़र था और उस वक्त 2019 में कालाम में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ठंड थी -18 और उसमें सर्वाइव करना इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, बट समहाउ हमने इसको मैनेज किया दवाओं से, कुछ ट्रिक्स से, कुछ हमारे पास जो है वो ट्रैवलिंग के इस तरह से हैक्स थे, उनको अप्लाई करते हुए मैंने सफ़र को मुमकिन किया और मुमकिन करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे नहीं रुकना चाहिए। ज़बरदस्त। और कहाँ कहाँ गई हैं? एक तो आपने कलाम का जिक्र कर दिया -18, लेकिन उसके अलावा जो टफेस्ट रहे सफ़र वो कौन कौन से रहे? सबसे टफेस्ट रहे रत्ती गली का ट्रैक है जो कि पूरे 12 महीनों में 1.5 महीने खुलता है और खुलने के बाद भी वहाँ पर हमारे यहाँ गर्मी होती है और वहाँ पर बर्फ़ के साथ साथ फिसलन, पानी, ये सारी चीज़ें उस रास्ते का हिस्सा हैं जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, जहाँ पर आप पोनी टेल्स को नहीं ले जा सकते, आप खुद पैदल चल के जाएंगे। 4.5 घंटे का ट्रैक है वो, वहाँ पर कोई वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, कोई होटल्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सबसे मुश्किल तरीन टास्क रत्ती गली था। उसके अलावा नागा पर्वत बेस कैंप जिसे फेरी मेडोज कहते हैं, दिस इज़ दैट क्वाइट टफेस्ट क्योंकि यहाँ पर जीप भी एक हद तक जाती है और जीप से अगर आप झांकें तो आपको कई हज़ारों फीट गहरी खाई नज़र आती है जिसमें मैंने अच्छे लोगों को रोते हुए देखा है, वोमिट करते देखा है और कलमे पढ़ते देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे फर्स्ट टाइम जाने के बाद यूज्ड टू हो गए। एंड द थर्ड इज़ मोस्ट अफेक्ट इस कटोरा लेक, सवात से आगे जाते हैं अपर दीर, इससे आगे एक कटोरा लेक का ट्रैक है, जहाज़ बांडा के नाम से मशहूर है। यहाँ पर अभी तक लड़के गए हैं, फीमेल्स भी बहुत कम गई हैं। तो मैं लास्ट ईयर अभी इसी ईयर जून में अपने बच्चों को लेकर गई थी, जो मुझे बहुत रिजेक्शन का सामना हुआ था। वहाँ पे जीप वालों ने मुझे मना कर दिया था कि इन बच्चों के साथ आप आगे नहीं जा सकती, लेकिन हमने काफ़ी तैयारी की थी, बच्चों को मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवाई थी। इनके साथ एक बैकपैक हमेशा होता है जिसमें दवाओं के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं खाने पीने के हवाले से, कुछ फर्स्ट एड का सामान है जिसको लेते हुए हमने वो ट्रैक किया क्योंकि वो ट्रैक 6.5 घंटे की एक तरफा मुसाफत थी, पैदल चलना। अच्छा, बस आप और आपके बच्चे, दैट्स इट, और कोई नहीं?
नहीं, कोई और नहीं, ये मेरा सोलो ट्रिप था क्योंकि ये जगह मुझे एक्सप्लोर करनी थी और इस ट्रैकिंग पे बच्चे नहीं गए थे। अच्छा फातिमा, पहले बीइंग अ मदर अभी बहुत सारी माएँ देख रही होंगी और जाहिर है वो ये कह रही होंगी कि ये मतलब हमारे यहाँ जो एक चीज़ कहते थे कैसी माँ है, अगर किसी ने बताया कि आगे खतरा है तो बच्चों को आगे कैसे लेगी। इस तरह के जुमले आपको अपने इर्द गिर्द भी, आपको प्रॉब्ली अपनी फैमिली से भी ये आपको सुनने को मिलते होंगे। क्या इन बातों का फ़र्क पड़ता है आप पर? सेकेंडली ये कि क्या डर लगता है कभी कि हाँ किसी ने कह दिया आगे ख़तरा है या वेदर कंडीशंस ऐसी हैं, चाहे मेरे पास किट पूरी है लेकिन हाँ बच्चों को ले जा रही हूँ तो मैं 2 या 3 मरतबा सोचूं कि ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए? हाँ, लास्ट टाइम कटोरा लेक पर मैं गई थी तो एक काफ़ी डेंजरस सा वाक़या ज़रूर हुआ था। उस वक्त मुझे ज़िंदगी में पहली बार डर लगा कि शायद मुझे बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि वो ट्रैक हमारे लिए अननोन था। वहाँ पर टेक्नोलॉजी समझ लें, जाहिर सी बात है 6.5 घंटे में ना मोबाइल बैटरी बैकअप होता है ना टॉर्च का बैकअप होता है। अगर अंधेरा हो जाए तो वो मेरे लिए थोड़ा सा एक मुश्किल कुन मरहला था, लेकिन उसके बाद लाइफ में पहली और आखिरी बार मैंने डरना छोड़ दिया क्योंकि हम ऑलमोस्ट सारे ट्रैक कर चुके हैं। मेरे बच्चों को अगर मैं जीप में, ऐसी जीप जो बिल्कुल स्टेबल नहीं है चलते हुए, उस जीप में मैंने बच्चों को सोने की आदत डाली कि अगर 4 घंटे हम जीप में भी चलें तो उनकी नींद पूरी हो जाए। नींद पूरी हो जाती है, बच्चे फिर एक्टिव हो जाते हैं, वो अपनी सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं। वो चिड़चिड़े नहीं रहते ना कि हम कहते हैं बच्चों को सफर पे रोड ट्रिप पे आपने लेकर जाना है तो 50 मरतबा आपको वैसे सोचना पड़ रहा होता है। उनको फैसिलिटीज चाहिए होती है और फिर अगर वो लग्जरी में थोड़ी सी कमी आती है तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा फातिमा, क्या बच्चों की पर्सनालिटी पे असर होता है कि अगर इस तरह के एडवेंचर से बच्चों को गुजारा जाए, उनको कंफर्ट जोन से निकाला जाए और उसके बाद उनको दुनिया दिखाई जाए, ट्रैवल करवाया जाए, अपना मुल्क स्पेशली, बच्चों की पर्सनालिटी किस तरह से उनकी ग्रूमिंग में फ़र्क आता है? बिल्कुल, देखिए बच्चों की पर्सनालिटी में मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा एक चेंज आया है जो मैं दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ देखती हूँ। एक तो वो सिचुएशंस को बहुत जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। अगर कोई भी ऐसी अनवांटेड सिचुएशन आ जाती है तो मैंने अपने बच्चों को चिड़चिड़ाते या झुंझलाते हुए या इस तरह से नहीं देखा कि मामा अब हम क्या करें। वो उसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके अंदर ये एबिलिटी मैंने देखी है लेकिन कम बच्चों में देखी है एज़ कम्पेयर टू माई किड्स। तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एक आई है, प्लस कॉन्फिडेंट आया क्योंकि हम इतनी सारी जगह घूम चुके हैं, अलग अलग ज़बान के लोग हमें मिले हैं, अलग अलग लुक वाइज, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग हमें मिले हैं। हाँ। तो बच्चों में कॉन्फिडेंट आया कि किसी से भी वो डील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं। ज़बरदस्त। चलें फातिमा, ग्रेट। अब बस लास्टली कोई ऐसा सफ़र जो आप प्लान कर रही हो जो कि माजी के जो आपने सफ़र किया उनसे मुख्तलिफ भी है और टफ भी हो सकता है, वो क्या है? बिल्कुल, हमारी प्लानिंग चल रही है। हम पूरा साल प्लानिंग करते हैं कि अब हमें ये वाले रूट पे जाना है और जिसमें मैं अपने बच्चों से भी सजेशन लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को तकरीबन रास्ते पता है कि सवात के लिए किधर जाना है, कहाँ से किधर जाना है। तो इस बार हमारा प्लान है कि हम दोबारा से रत्ती गली का ट्रैक करेंगे क्योंकि पहली दफ़ा जब मेरे बच्चों ने रत्ती गली का ट्रैक किया था तो उस वक्त वो बहुत छोटे थे, 3.5 और 4.5 साल के दरमियान उम्रें थी उनकी। एक रत्ती गली ट्रैक से हमारा एक हिडन ट्रैक निकलता है जो सिर्फ पैदल का रास्ता है, जहाँ सिर्फ आप पोर्टर के साथ जा सकते हैं। रत्ती गली से नूरी टॉप से अस्तोर और मिनीमर्ग, ये एक ट्रैक कोई नहीं कर सका अभी तक। तो ये वाला ट्रैक अब हम इंशाल्लाह आने वाले साल में इसको जरूर मैं सुन के उसको सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मिनीमर्ग का रास्ता बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ। ये रास्ता बिल्कुल डिफरेंट है और हमने यही सुना था कि अब क्योंकि कनेक्शन नहीं है बीच में, कोई शायद किसी टनल की बात भी हो रही है कनेक्शन की, लेकिन आपने ट्रैक का जिक्र कर दिया तो मैं भी थोड़ा सोचना शुरू हो गया हूँ कि आई शुड गो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अल्लाह हमेशा आपको महफूज रखे, आपके बच्चों को महफूज रखे और इसी तरह सब एक्सप्लोर करती रहे पाकिस्तान को और उसकी खूबसूरती तो आप दिखा ही रही हैं, साथ अपने बच्चों को टफ बना रही हैं आप। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सुबह में आपको कहेंगे खुशामदीद। अब एक ऐसे इशू में बात करते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को तो इशू लगता ही नहीं है, लेकिन आज हम उसको इशू बना कर रहेंगे और वो इशू है क्योंकि वो इशू है। हम आपको ये बताएंगे कि आप उस इशू को एक्सेप्ट कर लें कि वो इशू एग्जिस्ट करता है। अब इशू क्या है जी? इशू ये है कि अक्सर इशू हो गया, टिश्यू ना समझ लीजिएगा, इशू। एनीहाउ, ये मामला है कि अक्सर लोग खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते हुए हमारी तवज्जो कहीं और होती है। आप अपनी बॉडी में खाना टेक कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम आप कभी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आप कभी टीवी देख रहे हैं या आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्क्रॉल करते हुए आप हर तरह की खबर भी देख रहे हैं,
ठीक है, आपके मूड पे भी उसका असर हो गया, साथ साथ आप खाना भी खा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं माहिरीन कि इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं, जैसे कि आपके स्टमक पे, ठीक है, ओवरऑल जो आप खाना खा रहे हो तो फिर लोग कह रहे हैं हमें एसिडिटी हो रही है या हमें और बहुत सारे मामलात कि हम इतना सा खाएं हमें इतना लग रहा होता है, क्योंकि वो स्ट्रेस लेवल जो है आपका माइंड जितनी तेज़ी से वर्क कर रहा होता है वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। आज ज़रा बात करेंगे कि इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और एट द सेम टाइम किस तरह से हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वैसे आप इस तरह अगर खा रहे हो तो आप खाना कैसे एंजॉय करते हैं? बहुत सारा मैं जब खाना खा रही होती हूँ मैं तो बात भी नहीं करती, मैं उन लोगों में से हूँ जो कि कहते हैं ना अच्छा खाना आ गया अब खामोशी हो गई, तो वो खामोशी इख्तियार करके मैं अपने खाने को उसके टेस्ट को एंजॉय कर रही हूँ। खाने के टाइम पे ज़मीन किसी की नहीं, मैं किसी की नहीं हूँ खाने के टाइम। चलें इस पर बात करते हैं। हमें आज ज्वाइन किया अनीसा सोहेल साहब ने, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप भी ऐसे करती हैं खाना खाते हुए साथ टीवी साथ फोन? कभी कभार फोन, यूजुअली फोन होता है। ओके, इसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर क्या होता है? अच्छा, इसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे ये होता है कि हमारी डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होती और हम जो खाने के एक्सपीरियंस है उसको प्रॉपर्ली इंजॉय नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम ग्रेटफुल भी नहीं होते और हमारा जो दिमाग है उसको परसीव नहीं कर सकता कि हमने एक चीज़ को मतलब हाँ बिल्कुल एक्सपीरियंस किया है। दिमाग को पता नहीं चला कि हमने खा ली है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि हमारा जो डाइजेशन के बाद और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचना, जो हमारे हंगर क्यूज़ होते हैं बेसिकली, जो हमारे स्टाइटी क्यूज़ हैं, हमारे पेट हमारे दिमाग को मैसेज भेजे कि अब मैं फुल हो गया हूँ, छोड़ दो खाना, ठीक है, वो जो चीज़ है वो अफेक्ट होती है, वो सिग्नलिंग इफेक्ट होती है, क्योंकि हम उस एक्सपीरियंस में अपनी कंसंट्रेशन को दे ही नहीं रहे। एक मैं रिसर्च पेपर पढ़ी थी इसी से मुतालिक, तो उसमें उस रिसर्च पेपर का टाइटल ये था कि द आर्ट ऑफ प्रेजेंस, माइंडफुल ईटिंग द आर्ट ऑफ प्रेजेंस, यानी कि आपने खाते हुए उस पर अटेंशन पे करनी है और उसको ध्यान से खाना है। अब अगर हम देखें तो दुनिया इस कॉन्सेप्ट को, माइंडफुल ईटिंग के कॉन्सेप्ट को बुद्धिज़्म से एसोसिएट करती है, मेडिटेशन से एसोसिएट करती है, लेकिन हमें पता है कि ये अहादीस में बहुत पहले आ चुका है। हमारे यहाँ जो अनीसा माइंडफुल ईटिंग है, हम तो उसको ये समझ रहे होते हैं कितना खाना है, क्या करना है, बट एग्जैक्टली जो कंसंट्रेट करके आपने खाना है ग्रेटफुल होने के लिए कि आपकी बॉडी को भी पता चले कि हाँ क्या रिक्वायर्ड है, तो आप कनेक्ट कर पाते हैं ऑब्वियसली। बिल्कुल, आप अपने बॉडी के क्यूज़ को प्रॉपर्ली सुन पाते हैं। तो जैसे मैं हदीस की बात कर रही थी कि आपने खाना खाना है तो बीच में बात नहीं करनी और चबा कर खाना है, प्रॉपर्ली चबा के लुकमा आपने पेट में लेकर जाना है। तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं माइंडफुल ईटिंग के कि आप स्लो ईटिंग करें ताकि आपके ब्रेन को प्रॉपर्ली मैसेज जाए। आपका सेंसेस होते हैं ना, ये आप अपने सेंसेस को यूज़ करें। आप नवाला तोड़ रहे हैं, हाथ से खाएं, वो आपका सेंस ऑफ टच है। स्मेल कर रहे हैं फूड को, वो आपका सेंस ऑफ स्मेल है। पैलेट है, आपके चख रहे हैं, तो टंग आपकी एक सेंसरी ऑर्गन है। तो माइंड को मैसेज जाना चाहिए कि आप खा रहे हैं। बिल्कुल, ताकि उसका सटाइटी क्यों भी फिर उसके मुताबिक हो। फिर डिस्ट्रैक्शन सेकेंड पॉइंट है इसमें कि आपके पास डिस्ट्रैक्शंस ना हो। वो डिस्ट्रैक्शंस कोई भी हो सकते हैं, फोन, टीवी, ड्राइविंग, लोग भी हो सकते हैं। आप बात कर रहे हैं किसी से किसी समटाइम्स आप मीटिंग ऐसे रख लेते हैं कि लेट्स मीट ऑन अ डिनर और ऑन अ लंच, डिस्कस करेंगे और साथ खाएंगे। बिल्कुल, तो वो पीयर्स के उसमें इन्फ्लुएंस में आपको पता भी नहीं चलता, आप ओवर ईटिंग भी कर जाते हैं, आपको नहीं पता चलता, आप वो चीज़ें भी खा जाते हैं जो नॉर्मली आप नहीं खा रहे होते। ऐसा ही है। तो बेसिकली इसके अगर मैं एक 3 R's होते हैं माइंडफुल ईटिंग के, R जो इंग्लिश वाला R होता है फॉर रिड्यूस, रिप्लेस, और थर्ड वन इज रिसाइकल। तो रिडक्शन में ये होता है कि आपने जो क्वांटिटी है वो आपने रिड्यूस करके खानी है, और जो दूसरा वाला आर है रिप्लेस, उसमें आपने अपने अनहेल्दी आइटम्स को रिप्लेस करना है हेल्दी आइटम से। तो ये इसका सारा रिसाइकल इज़ कि आप जो कर रहे हैं, जो आपने खा लिया है, जो अनप्रोसेस्ड फूड वगैरह है या जो प्रोसेस, बेसिकली इट्स ग्रोइंग इन योर ओन किचन। ओके, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, खदीजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खदीजा, क्या पूछना चाहेंगी? वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहेंगी? जी, मुझे यही डॉक्टर साहब से यही पूछना था कि एक तो बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग जो है उसको कम कैसे किया जा सकता है ड्यूरिंग मील्स। ठीक है, ये जो क्रेविंग है बच्चों ये दोनों बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट पूछने भी वाले थे, हम सवाल करने भी लगे थे कि नॉर्मली हम बच्चों के आजकल खिलाते इस तरह जी, फोन पकड़ लें, वो बच्चा फोन देख रहे, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हम ठका ठक खिलाई जा रहे हैं। ये भी तो होता है ना कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, चलो जी बच्चे को कार्टून का आपने लालच दे दिया और उसके बाद बच्चा खा लेगा, इससे कंडीशनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहेवियरल कंडीशनिंग हो रही है ये। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो सवाल के जवाब में इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो वहाँ पे आता है जहाँ पे पेरेंट्स
अपीयरेंस को बच्चे देख रहे होते हैं, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो बोल नहीं सकता और वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने माहौल को अपने अंदर ले रहा होता है, जो हो रहा होता है उसी को वो बाद में फिर रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम करेंगे ये तो बच्चा तो करेगा। बिल्कुल। एंड सेकेंडली ये जो कंडीशनिंग है, ये आप उसको डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अगर खेल भी रहा है ना ब्लॉक से या गन भी मचा रहा है, तो वो एक एक्टिविटी है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्दी है ना उसके लिए। बिल्कुल। तो वो एक उस एक्टिविटी, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, सिर्फ खाना नहीं, वो अगर उस एक्टिविटी में डिस्ट्रैक्शन आती है, या बच्चा खेल रहा है, आप उसको बार बार बुला रहे हैं किसी काम के लिए, वो उसके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, तो वो डिस्ट्रैक्शंस उसके कंसंट्रेशन टाइम को लिमिट करती हैं आगे जाके ज़िंदगी में, तो उसका वो जो एक डिसिप्लिन है वो ख़राब होता है। अच्छा अनीसा, ऐसा भी होता है कि आप जिस तरह हमें स्क्रॉलिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, खाना खाते हुए मेरे साथ अक्सर यही होता है कि स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हर तरह की खबरें आ रही, जिस तरह हम अक्सर भी इसके माइंड पे इसका इम्पैक्ट हम देख रहे होते हैं, एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर, एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर, हमारा मूड भी उसी तरह से चेंज हो रहा है। अब खाना खाते हुए जाहिर है आपकी बॉडी का एक फंक्शन है, ठीक है, आपके स्टमक पे क्या, आपकी हेल्थ पे इसके क्या असरात होते हैं? एक स्ट्रेस डाइजेशन ट्रायड होता है, ये एक साइंटिफिक टर्म है, और इसका बेसिकली इसमें ताल्लुक बना, एक लिंक क्रिएट किया जाता है आपके स्ट्रेस सिचुएशन से और डाइजेशन से। और देखा गया है कि अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में ही हो, कोई हमला ही हो रहा है तो आप स्ट्रेस में आएंगे, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप का दिमाग बहुत सारी जगहों पे मल्टीटास्क कर रहा है, एक टाइम पे बहुत सारी सोचें सोच रहा है, तो वो भी एक आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। वो आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट करती है, जिसके नतीजे में फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये बिल्कुल एक फिनोमेना है जिसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद डाइजेशन थिंग। एक और कॉलर है हासिलपुर से हैं अब्दुल हनान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और आपकी आवाज़ से भी लग रहा है कि आप बड़े खुश हैं, एनर्जेटिक हैं। आज की सुबह अच्छी है? जी मैं आपका एक कॉलर हूँ अब्दुल हनान, और मैं आपके से बड़ा मुस्तफीद हो रहा हूँ, और एक सवाल ये करना चाह रहा था कि एक तो मेरी जो कि बेटी है माशाल्लाह 3 साल की, एक तो वो मोबाइल की जान नहीं छोड़ती, बिल्कुल नहीं छोड़ती, पता नहीं मेरे बच्चे ऐसे एक तो यही क्लियर कर दें। दूसरा, उनकी तवज्जो खाने की तरफ कैसे मरकूज करें। मैं तो जब साथ बिठाता हूँ, खुद भी खाता हूँ, उसको भी खाता हूँ, उसकी माँ भी पास बैठी होती है, वो भी वैसे ही एक्टिविटीज कर रही होती है, कुछ तो हमें जानबूझ के भी करनी पड़ती है कि भाई इसी तरह ही कर लो, लेकिन वो बच्चे उस तरफ थोड़ी तवज्जो कम देते हैं। और आप खुद हनान, आप खुद जब खाना खाते हैं, अभी नहीं उससे पहले भी, जब चूंकि 3 साल की बेटी माशाल्लाह हो गई है, आप साथ साथ यूज करते थे फोन या टीवी देखना या कोई और एक्टिविटी खाने के साथ? शोएब, हमारे जमाने में तो इतनी एक्टिविटीज थी, कब आप खुद देखें कि जब नहीं टीवी का भी 3 साल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात कर रहा हूँ। एक तो सभी हमारे पास तो सिंपल एक होता था झूला दरख्त के साथ हमारे। अरे नहीं अनान साहब, झूला लेना है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी जब बेटी जिस तरह 3 साल की है, तो अभी 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि आप खाना खाते हुए फोन यूज करते थे? नहीं बिल्कुल नहीं करते। जब से वो पैदा हुई एक्टिविटी सारी हमने रोकी हुई है, अपनी करने के बावजूद भी रोकी हुई है, जब मेरे पास। ठीक है जी। अच्छा, अब कैसे किया जाए ये? वो कह रहा खुद तो हम यूज करते नहीं, खुद तो कहते हैं हम नहीं करते। अकाउंटेबिलिटी ऐसे पता नहीं चलता, क्योंकि सबकॉन्शियसली हम कर, ज़रूरत है, कैसे रुक सकता है। तो एक इसका अच्छा टिप ये है कि आप एक रिवॉर्ड सिस्टम रख लें बच्चे के लिए, कि अगर आपने ये परफॉर्म किया तो आपको इतने मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम मिलेगा। Another conditioning? और आप उसको, it is another conditioning, but at least you are controlling it. Right. At least you are controlling it. और ऐसा, क्योंकि पहले तो जैसे वो बचपन में गेम्स की बात कर रहे थे कि हमारे ज़माने में होता नहीं था, तो ये जो खेल कूद और सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनमें तो स्टॉपिंग क्यू होता था ना, कि अगर आप पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप थक गए तो वो आपका स्टॉपिंग क्यू है। आपको भूख लगी या किसी और के पेरेंट ने बुला दिया, वो आपको स्टॉपिंग क्यू है। यहाँ पर तो कोई स्क्रॉलिंग में कोई स्टॉपिंग क्यू नहीं है। आपको पता भी नहीं चलता कितने घंटे आपने गुजार दिए है। बिल्कुल। तो वो ये एक बहुत हार्मफुल चीज़ है। एक और कॉलर हमारे साथ, उनको भी शामिल करते हैं। यूसुफ जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम जी। मेरा बच्चा है 3 साल का, और वो खाना जब तक नहीं खाता है तो मोबाइल उसके हाथ में नहीं दे। रात को भी सोने से पहले उसको मोबाइल लाजमी चाहिए। आप लोग खुद भी यूज करते हैं फोन? नहीं, मैं नहीं करता सर इस्तेमाल। मैं तो बस। आपने फोन कैसे दिया उसको फिर? आप तो खुद उसके बगैर इस्तेमाल करते नहीं है, तो मेरी एक एडवाइस थी। अगर नहीं, आदत कैसे पड़ी उस बच्चे को? फोन की आदत कैसे डली? घर में मोबाइल मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ ज्यादा, लेकिन वो खाना इससे पहले इस्तेमाल नहीं खाता नहीं जब तक।
नहीं नहीं नहीं, देखें आपने उसे फ़ोन तो दिया है ना, वो बच्चा फ़ोन बाहर से तो नहीं लाया, आपने उसे फ़ोन से इंट्रोड्यूस कराया, आपने उसे फ़ोन पे कंटेंट दिखाया। जी 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 भाई फोन तो वैसे दे रहा है मगर खाना उसके बगैर नहीं खाता है वो, मतलब ये है उसका किस तरह आदत छुड़ाई है। ठीक है, वो हैबिट जो है वो डेवलप हो गई है। अब ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे घर हैं, हर पेरेंट्स की मेरा ख्याल है यही एक चीज़ है कि किस तरह से बच्चों को छुड़ाया जाए। कोताहियाँ तो हमसे हुई हैं कहीं ना कहीं। याहिया है हमारे साथ जी, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम याहिया, क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों को बहुत सलाम हो। आपकी मुस्कुराहट जो है ना हमारी कराची के मौसम जैसी है माशाल्लाह से। आज जो मौसम हो रहा है ना माशाल्लाह आपकी स्माइल बहुत अच्छी इन दोनों की। मुझे आपकी मेहमान को बहुत सलाम हो शेर। बात यह है कि देखिए मैं समझता हूँ कि बच्चों को क्या यार, हम खुद भी साधे में मुब्तला है, हम खुद भी अपने मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, बच्चों को हम क्या मना करेंगे। बात है कि हम खुद भी इतना मुब्तला हो गए। अब सवाल ये है कि हम इससे दूर कैसे हो। अब पहल किसी न किसी करनी है, मेरे ख्याल में हमें खुद करनी चाहिए। मैं जो फील करता हूँ ना शेर, ये चाहिए कि हम खुद जब खाने पे बैठे एक चीज डिसाइड कर लें कि वी विल नॉट यूज द मोबाइल। कुछ पैरामीटर सेट करेंगे तो हम कुछ आगे चलेंगे, वरना ऐसे कुछ नहीं होगा बातें करने से। बात तो सही है, ऐसा बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और इसी तरह बहुत से कॉलर्स इवन जो इस वक्त सोच भी रहे होंगे कि ये मसला हर घर का है कि बच्चा फ़ोन देखता है बहुत ज़्यादा, एक मसला, खाना फ़ोन के बगैर नहीं खाता, ये दूसरा बड़ा मसला। बुनियादी बात यह है कि हमारी कोताही है, एज अ पेरेंट हम फेल हुए हैं। हमने अपने बच्चों को फ़ोन दिया है, हमने उनको टाइम नहीं दिया, हमने कहा जी बस फ़ोन ले लेगा आराम से बैठ जाएगा। कंडीशनिंग तो की है, सो किया सभी, लेकिन हमने उनको सिर्फ इसलिए कि अच्छा चूँकि हमें संभालना पड़ेगा, हमें इसके साथ टाइम गुजारना पड़ेगा, हमें खेलना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर बिजी समवेयर। तो बच्चा उस फोन से अब अटैच हो चुका है, अब उसे डिटैच करना एक बड़ा टास्क है, ये भी आप कर सकते हैं। जी जी, दो और चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। एक चीज़ तो ये है कि फादर्स वैसे तो अब ज़माना बदल रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, बट बहुत सारे केसेस में अभी भी पाकिस्तान में मर्द हजरात घर से बाहर होते हैं मैक्सिमम आवर्स, और मदर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सिर्फ बच्चे पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो डोमेस्टिक हाउस होल्ड को मैनेज करने की भी होती है। तो फादर्स को या और फैमिली मेम्बर्स को चाहिए कि अगर एक ऐसी माँ है जो बच्चे को बड़ा कर रही है, अभी परवरिश कर रही है उसकी, तो उसके साथ थोड़ा काम बांट लें ताकि उनको जेन्युइनली टाइम मिल जाए बच्चे के साथ स्पेंड करने के लिए। ये वाकई जॉइंट फैमिली में एक सिस्टम, ये वाकई आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज किया कि हम ब्लेम तो कर देते हैं जी, माँ ने फ़ोन दे दिया, माँ ने ऐसे कर दिया। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं की और माँ को घर का काम भी करना है, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, तो वहाँ पर यू कांट ब्लेम गेम तो होना आप कर नहीं सकते माँ को, होना ही नहीं चाहिए। आप अगर बैलेंस कर रहे हो, एक बैलेंस के उसमें चलो कि जिम्मेदारियाँ माँ ने भी उतनी संभाली है, बाप ने भी उतनी है। माँ बिजी है तो बाप बच्चे को टाइम दे, बाप बिजी है तो माँ बच्चे को टाइम दे, तो ऐसे एक बैलेंस क्रिएट होता है। और जाहिर सी बात है हमें रूट कॉज की तरफ भी जाना है कि क्या फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा एक टिप के बच्चों को डे टू डे लाइफ के टास्क में कैसे इन्वॉल्व करें ताकि वो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहे, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मदर्स हैं या फादर्स हैं, अगर वो फादर गाड़ी धो रहे हैं तो आस्क द किड टू होल्ड द पाइप फॉर देम, ठीक है, दैट्स अ टास्क। और उसके बाद अगर मदर्स कुछ फोल्ड कर रही हैं तो वो सरहाना बच्चे से तकिया रखवा दें, तो उनको डे टू डे टास्क में छोटा छोटा इन्वॉल्व करें। वो खराब नहीं करेंगे, वो बस स्लो लर्न करेंगे। अच्छा, कर भी दिया तो क्या हो गया, बच्चे गलती करते हैं, एटलीस्ट फोन तो यूज नहीं करेंगे। हाँ, तो वो ये बहुत अच्छी टिप है, बहुत अच्छी टिप है। आपको जेन्युइनली छोटे छोटे हेल्पर्स भी मिल जाते हैं और उनको लाइफ स्किल्स भी आती जाती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि उनको सिखाया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ एक खबर भी है हमारे पास है, वो बरतानिया के एक मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से जुड़ी खबर है। इसने वालिदैन के लिए नफ जारी की है कि 11 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। चूँकि टॉपिक छिड़ गया तो मैंने कहा मैं शेयर भी कर लूँ आपसे। जो नई इंस्ट्रक्शंस उसमें कहा गया है कि बच्चों को ऐसे फ़ोन दिए जाएँ जिनसे वो सिर्फ कॉल कर सकें, मैसेज कर सकें। जो नई हदायत उसमें 16 साल से कम उम्र नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए बल्कि, मोबाइल में वालिदैन के कंट्रोल की खुसूसियात को फ़ाल करने और 13 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी गई है। बरतानिया में वालिदैन ने बच्चों को 11 साल की उम्र में प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में मुंतकिल होने पर मोबाइल देने के रुझान को कम करना शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छी बात है कि इस इशू को स्टेट लेवल पर देखा है कि कैसे इस मसले पर काबू पाना है, चूँकि बहुत बड़ा मसला है, इट्स अ ग्लोबल इशू। ज़ाहिर कन्फाइंड नहीं है किसी एक घर की या एक इलाके की या एक मुल्क की या एक शहर की, नो, इट्स ग्लोबल इशू, ग्लोबल फिनोमेना है। हमें इसे मिलकर टैकल करना होगा। जहाँ जहाँ पर एक अच्छी एग्जांपल सेट हो रही है हम उस एग्जांपल्स को अडॉप्ट करते चले जाएंगे, चीज़ें वैसे ही बेहतरी की तरफ जाएंगी।
क्योंकि टॉपिक हमारा ये था कि अच्छा खाना खाते मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या टेलीविजन देखना, इससे क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन देखिए डिस्कशन किस तरफ शिफ्ट गई है, और उसकी वजह ये भी है कि रूट कॉज आप कुछ भी देख लेना, एंड में यही निकलता है कि सारे फसाद की जड़ ये फोन है। अब हमने टेक्नोलॉजी इम्बैलेंस भी होता है, क्योंकि जब आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और तरह के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, खाना खाने के और हार्मोन्स हैं, जिस्म को समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जैसे आपको मैंने स्ट्रेस डाइजेशन ट्रायड की बात की, तो स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मोबाइल यूज़ करते करते आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो वो आपके जो स्लीप हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। अब हार्मोन्स का ऐसा ताना बाना है ना कि अगर एक चीज़ डिस्टर्ब होती है, इतना फाइन बैलेंस है, तो साथ लिंक्ड होती है दूसरी चीज़, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी जनरली डिस्टर्ब करती है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती एंड देन ऑनवर्ड्स। और फिर इसी को देखते हुए आई वुड लाइक टू ऐड अनदर टिप, आप अपनी एक रूटीन बना लें कि घर के किसी आसपास पार्क में, छत पे, गली में आधा घंटा माँ, फादर और बच्चे जाएं, बाहर जाएं और टाइम स्पेंड करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे नाज़रीन। ये बड़ा एक अहम, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि इसी से जुड़ा एक और मौजू भी आपके साथ किसी दिन शेयर करेंगे। वो मौजू ये है, अगर आप खुश हैं, रिलैक्स हैं और आप उस वक्त खाना बना रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप दिल से बना रहे हैं, वो खाना, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, या एक वो खाना बस बनाया खिला दिया, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या फ़र्क होता है? ऐसे माइंड में आया था, तो मैंने कहा सबीन के लिए बहुत रेलिवेंट है ये, क्योंकि इनको क्या पता किचन स्पेलिंग क्या होता है किचन के? इतना मुझे पता है स्पेलिंग क्या होता है किचन के, मैं कुछ चीजें बना भी लेती हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मतलब एक शौक इंसान की एक अलग बात है कि आप शौक है आपको कुकिंग करें, कुछ शौक ना भी हो तो कुछ ऐसी चीजें जो आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है तो वो आप बना लेते हैं। नूडल्स हैं, इसके अलावा कॉफी होगी, इसके अलावा अंडे हो गए, तो बहुत सारे और मामलात हैं, वो मैं कर देती हूँ। मुश्किल सवाल नहीं कर रहा मुझसे कोई। यानी ये देखें सर्वाइवल के भी नूडल्स और पता नहीं। हाँ तो सर्वाइवल के लिए यही होता है ना, सर्वाइवल के लिए कढ़ाई थोड़ी खाएगा कोई। बिरयानी तक तो बात जाए ना। बिरयानी सर्वाइवल के लिए, बिरयानी शौक के लिए होती है, जायके के लिए होती है, सर्वाइवल के लिए नहीं होती। सवाल चेंज कर देता हूँ। नहीं छोड़ दें जी, खुदा हाफिज़ करते। कल मुलाकात करेंगे। वो सवाल में जो आज रोक के रख चुका हूँ वो कल करूँगा सबीन से। अल्लाह हाफिज़।